का जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में नमस्कार। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में बाजार आपको दिख रहे हैं इस समय, बट वो एक्शन उतार चढ़ाव वाला है। रेंज बहुत ही सीमित है, उसमें आप देख रहे हैं थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, बट मिड वीक सेशन है नेहा, और कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है आज। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं रियलिटी, पीएसयू बैंक, मेटल, ये कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर कुछ मजबूती दिख रही है और एक्शन वाले स्टॉक्स तो हैं ही जिन पर हम फोकस करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का फाइनल ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। लेकिन आइए दीप, हम देख रहे हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल क्यूज पर भी फोकस कर लेते हैं और उसके बाद जान लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स 94 अंक नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें 77-78 अंकों की कमजोरी वहां पर हमने बनती हुई देखी है। यूरोप पर अगर आते हैं तो सुस्ती का आलम यहाँ पर भी है, आधे % की कमजोरी, लेकिन कुछ कमबैक के मूड में यहाँ पर मेटल्स आज दिखाई दिए हैं। कच्चा तेल हालांकि प्रेशर में है, लेकिन वही समझने वाली बात है दीप, बैंक निफ्टी यहाँ पर तो आज एक्सपायरी का दिन है, इतना चॉपी ट्रेड आज क्यों दिखाई दे रहा है? आई थिंक अच्छा है, आज थोड़ी चॉपीनेस आपको आती हुई दिख रही है क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। लेट्स नॉट फॉरगेट, इससे पहले 6 दिन आपका लगातार पॉजिटिव एक्शन है। जो पिछले ट्यूसडे से मार्केट की रैली बनी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग रैली हमने आती हुई देखी। तो उसके बाद अगर आप वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसा ट्रेड देखें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सुबह से ही देखें इंट्राडे मूव 2-3 बार बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया है। जो ओपनिंग हाई बना था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, वो आप क्रॉस नहीं कर पाए। 2 बार अटेम्प्ट जरूर किया बाजार ने वो क्रॉस करने का, वो आपके लिए क्रॉस नहीं होते दिखा। फिर एंड में अब आपको थोड़ी चॉपीनेस वापस लौटती हुई दिख रही है। घूम रहे हैं, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है और अच्छा है कि अगर 6 दिन की तेजी के बाद थोड़ा अगर बाजार इस तरह रहता है तो वो अच्छा है, मौका भी आपको मिल जाता है। वॉलेटिलिटी के दिन, एक्सपायरी के दिन जो वॉलेटिलिटी आती है वो भी हल्की फुल्की आ रही है, कुछ ऐसी बड़ी आपको नहीं आ रही है। 47,000 का लेवल आप लगभग थ्रू द डे होल्ड कर चुके हैं। एक बार के लिए आप 46,925 पर आए थे, बट वहां से आपने वापस सपोर्ट ले लिया और लगातार 46,000 के इर्द गिर्द ही कारोबार हो रहा है। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो इस पर नहीं दिख रही है। थोड़ी रेंज आपको दिखेगी बैंक निफ्टी में 300-325 पॉइंट की रेंज का उतार चढ़ाव तो काफी नॉर्मल ही रहता है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी की भी बात करें तो ओपनिंग पर हमने रिकॉर्ड हाई बना दिया, बट जैसा अनिल जी आज सुबह स्ट्रैटेजी में भी बोल रहे थे कि जो 22,250 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके ऊपर अगर आप जाएं तो फिर एक और मूव के लिए हम तैयार होते हैं, तो वो हमने नहीं क्रॉस करी। अभी पिछले कुछ मिनटों में आपको थोड़ा बाजार में कमजोरी आती दिख रही है, दिन के निचले स्तर पर है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट है या कोई ऐसी भारी भरकम गिरावट हो, रोटेशन आ रहा हो, ऐसा आपको नहीं दिख रहा है। 6 दिन की तेजी के बाद ये तो खास नॉर्मल ही है और रेंज भी आपकी छोटी है। विद इन दैट थोड़ी चॉपीनेस आपको दिख हुई है। ब्रॉडर मार्केट में भी आप देख रहे हैं आज थोड़ा मुनाफा वसूली का रुझान आ रहा है, तो देखते हैं, ट्रैक करते हैं, बट कोई ऐसी चिंता की बात बाजार में अभी तक तो नहीं आती हुई दिखी और ना ही कोई ऐसे संकेत आए हैं। जो कुछ सेक्टर्स हैं वो अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। आज मेटल्स आपके लिए सामने आ गए, कैपिटल गुड्स का सहारा आपको आते हुए दिख रहा है, पावर शेयर्स में आप एक्शन देख रहे हैं, रियल एस्टेट में रोटेशन आपको आते हुए दिखा है, ऑटोज में हम देख रहे हैं थोड़ा एक्शन बना हुआ है सुबह से ही, तो ठीक ठाक एक्शन है। ऑयल एंड गैस में भी दोनों तरफ की मूव आ रही है। आज ओएमसीज में थोड़ी मुनाफा वसूली की बात है, बट बाकी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज है वहां पर आपको एक्शन दिख रहा है, स्पेशली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है। सो अगर आप देखेंगे तो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो ज्यादा नहीं है। जो मूवमेंट बाजार की आ रही है ऊपरी स्तरों पर, वहां पर आप थोड़ा रेजिस्टेंस पर मुनाफा वसूली देख रहे हैं, बट सपोर्ट पर आपको सपोर्ट भी दिख रहा है, उसके नीचे तो आप जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब देखते हैं इन वापस एक बार बाजार लोअर लेवल्स टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर अब इस समय होल्ड करते हैं तो कुछ ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तो नजर रखेंगे, बट ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं आ रही है। इनफैक्ट ठीक ठाक मूड माहौल बाजार का दिख रहा है, चॉपीनेस है थोड़ी जरूर। चलिए, तो दायरेबंद ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब ये लोअर सिरा छूने के बाद बाजार क्लोजिंग की तरफ किस तरह के मिजाज दिखाता है। लेकिन आइए, हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, कुशल नुपुर दोनों इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। कुशल, आपके साथ शुरुआत करेंगे। बताइए कौन कौन से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इवेंट्स है जहां नजर रखने की जरूरत है? बिल्कुल, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं नेहा। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए, साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर राइट्स इशू के टर्म्स पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही शाम 4 बजे अश्विनी वैष्णव जी फ़ोन पे का ऐप स्टोर लॉन्च करेंगे। सीसीए कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है शाम 7:30 बजे, तो उस पर भी नजर रखिए। एंड आज ऑल इंपॉर्टेंट यूएस के लिहाज से जो एफओएमसी के मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे। यूरोप के लिहाज से फरवरी महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा भी आपके सामने आएगा और साथ ही कल के दिन में यहाँ पर कैश स्पेस से जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। आरबीआई की जो एमपीसी हुई थी उसकी मिनट्स भी जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजर रखिए। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड डिक्लेयर करने पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही एंजल वन फंड जुटाने पर विचार करेगा। आईपीओ के लिहाज से नया आईपीओ जीपीटी हेल्थ केयर, ये आईपीओ खुल जाएगा कल के दिन में। 26 फरवरी तक ये खुला रहेगा। कुल मिलाकर जो इशू साइज है वो 525 करोड़ रुपए के आसपास का है। एमआईएस फाइनेंशियल एक्स बोनस ट्रेड करेगा
रहेगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का जनवरी महीने का सीपीआई आंकड़ा और साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ईसीबी की तरफ से उसके भी अकाउंट्स पब्लिश होते हुए दिखेंगे। जहां तक शुक्रवार 23 फरवरी का सवाल है, कैश स्पेस से 3 कंपनियां फोसेको, रेन इंडस्ट्रीज और सनोफी भी अपने नंबर्स घोषित करेंगी। साथ ही यूनियन बैंक यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक होने वाली है। अतुल लिमिटेड यहाँ पर बायबैक इनका बंद हो जाएगा। और साथ ही रेडा पर भी नजर रखिए, 90 दिनों का जो 50% आईपीओ एंकर लॉक इन है ये भी खुलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट जुनिपर होटल्स ये आईपीओ बंद हो जाएगा। 21 तारीख को ये आईपीओ खुला है, यानी कि आज ही ये आईपीओ खुला है, 23 तारीख को बंद होने वाला है। तो देखना है कि फाइनल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर क्या आएगा। ऑफकोर्स एक्स डिविडेंड है, बॉश, भारत फोर्ज, नाल्को और सन टीवी के काउंटर्स। रिकॉर्ड डेट के लिहाज से जाइडस, लाइफ साइंस और कावेरी सीड की बाईबैक की ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान में छुट्टी का दिन है 23 फरवरी को। चलिए, तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जहां पर हमारी नजर रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों को मिला के। लेकिन नुपुर, आपके पास आते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन कौन से खबरें हैं जिनमें आज खासा, जिनके दम पर स्टॉक एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं एचएल, जहां पे बड़ी खबर आती हुई दिखे। सूत्रों के हवालों से ये पता चल रहा है कि एचएल की एलयूएच हेलीकॉप्टर को सिविलियन मार्केट में लाने की है पूरी तैयारी। 3 साल में सिविलियन मार्केट में ये आ सकता है। करीबन 30 से 40 हेलीकॉप्टर बिक्री का कंपनी का लक्ष्य भी है साल भर के आधार पर। और इसकी कीमत देखें तो 30 से 40 करोड़ के आसपास की है। तो एचएल फोकस में। शुगर स्टॉक्स में भी खास एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज शाम को कैबिनेट और सीसीई की एक बैठक है, जहां पर गन्ने की जो फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर लाइकलीहुड है कि ये जो प्राइसेस है 25 रुपये प्रति टन से बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल 315 रुपये के आसपास चल रहा है ये प्राइस। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्शन में है ये स्टॉक भी। कंपनी ने लुमिस के साथ स्ट्रैटेजिक करार किया, तो पॉजिटिव न्यूज़ आई है कंपनी के लिए। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी सोल्यूशन के लिए इस करार को किया गया है, फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के लिए। जैगल प्रीपेड, कल से ये स्टॉक एक्शन में, यहाँ पर फिर से करार खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे कंपनी ने आर्किडाइज कंसल्टिंग के साथ एक करार किया है। बेनिफिट एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हुई आपको ये कंपनी नजर आएगी। जेंटेक, यहाँ पे कंपनी को 90 करोड़ से ज़्यादा का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर मिला था। स्टॉक फोकस में। मेडप्लस हेल्थ, यहाँ पे 3-4 खबरें आई है कंपनी की तरफ से, जहाँ पे पहली फार्मेसी कारोबार के विस्तार को अब मिल चुकी है बोर्ड से मंजूरी। डायग्नोस्टिक डिवीजन के विस्तार को कंपनी ने कहा है कि फिलहाल नहीं करेगी, इसकी मंजूरी, इस विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है। और शेयर धारकों से फंड जुटाने की योजना के फैसले को भी फिलहाल टाला गया है। तो मेडप्लस हेल्थ भी फोकस में रहेगा। पटेल इंजीनियरिंग जेवी ने करीबन 525 करोड़ के ऑर्डर के लिए एक बड़ी बोली जीती है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कुछ ब्लॉक डील भी हुई है सुबह से, जहां पे पॉलीमेडिको करीबन 1.5% इक्विटी एक्सचेंज सुबह से देखने को मिली है। मैक्रोटेक डेवलपर स्टॉक फोकस में भी है। 12.5 लाख शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है सुबह से। जोमेटो 35 लाख शेयर, भारतीय एयरटेल 22 लाख शेयर, एनएचपीसी 60 लाख शेयर और यूनियन बैंक में देखें तो आपको सुबह से 11 लाख शेयर के काफ़ी सौदे होते हुए नजर आए। तो एक्शन तो भरपूर हो रहा है। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी आज सुबह हो चुकी हैं और कुछ बड़ा एक्शन LNT पर भी होते हुए दिख रहा है। जरा इस स्टॉक को भी पुल अप करिए। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि इन्हें सऊदी अरेबिया में एक ACWA पावर नाम की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट ये इन्हें मिलते हुए दिख रहा है। ये आपके लिए खबर आ रही है। कुछ दिन पहले खबर भी चल रही थी कि शायद LNT एक और बड़े सऊदी अरेबिया प्रोजेक्ट के लिए लाइन में है। वो प्रोजेक्ट तो खैर डिले हो गया है, बट इस समय ये एक प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है। 1.17 गीगावाट का ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्हें ये EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो LNT पर रखिएगा नज़र। हालांकि बाजार के इस समय का जो मुनाफा वसूली का दौर है उसमें तो लगभग सारे ही स्टॉक्स में वीकनेस है। LNT भी आपके लिए 1-1.25% कमज़ोर है, बट खबर बड़ी आती हुई दिख रही है। सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारे सामने नहीं है। यूजुअली भी LNT के जब भी कॉन्ट्रैक्ट सामने आते हैं तो वैल्यू नहीं आती, एक रेंज आती है, बट फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है इस कॉन्ट्रैक्ट विन के लिए। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी ले लेते हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर। LNT वैसे तो बाजार की थोड़ी मुनाफा वसूली में कमजोर है, बट बड़ी खबर इनके लिए आ रही है। एक बार जरा चार्ट देखें इसकी सर। देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें दीपांशु तो एक सपोर्ट नजर आता है। 3300 रुपए का एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है और मुझे लगता है उन लेवल्स के आसपास ही स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 3300 के स्टॉप लॉस से फिलहाल मेरी होल्ड करने की राय है। कोई फ्रेश ट्रिगर चार्ट पर नहीं है कि इन स्तरों पर कोई बाइंग की एडवाइस दी जाए, लेकिन मुझे लगता है 3300 के नीचे स्टॉक जाएगा तभी शॉर्ट टर्म में कमजोर होगा, अन्यथा इन लेवल्स के आसपास कुछ समय स्टेबलाइज होने में लगा सकता है। तो 3300 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय।
3300 का स्टॉप लॉस है, होल्ड करिए, ये है आपके लिए राय। कुणाल जी हैं हमारे साथ ही बंसल जी भी तैयार हो चुके हैं, सुमित जी, सचित जी, वागले साहब और आशुष सर भी हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आशुष सर से शुरुआत करते हैं, कुछ अपडेट्स और कुछ कॉल्स और स्प्रेड्स भी ले लेते हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु सर, एक बार बाजार पर भी अपनी राय दें। पिछले 15 मिनट में ही थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी, हालांकि बैंक निफ्टी संभल गया है 4780 के आसपास। एक बार बाजार पर अपना व्यू दें, ऑफ कोर्स फ्रेश कॉल स्प्रेड जो भी हैं वो भी बताएं सर। दीपांशु, बाजार रेंज में है, कंसोलिडेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट 15 मिनट में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। आई थिंक वो एक कोई शायद न्यूज़ फ्लो आया है कि सीरिया ने कोई डमास्कस पे अटैक किया है, कुछ मिसाइल अटैक और समथिंग, तो आई थिंक उसका थोड़ा सा नीजक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में कोई दीपांशु देखो, बाजार अगर अपने वेट से गिरेगा कि बहुत सारी पुट्स बिकी हुई हैं, पुट सेलर ट्रैप हो गया है, या मतलब बहुत ओवरबॉट है, तो मतलब वो बड़ी न्यूज़ होगी। ये जो न्यूज़ है, जो एक्सटर्नल न्यूज़ है और इस तरह की, ये बहुत टेम्परेरी होगी। इट कुड बी हाफ एन आवर, 1 आवर और प्रॉब्ली हाफ ए डे। और इसमें मतलब जो वीकर हैंड्स है एकदम डर के निकल जाते हैं कि, या जो मौका ढूंढ रहे हैं कि वो जो एक डिप आना है जिसकी मैं उस दिन बात कर रहा था, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है। दीपांशु, मैं क्विकली ये बताऊंगा कि इसी रेंज को कंसिडर करके हमने 22,000 और 22,250 का 1:2 स्प्रेड बनाया था 40 रुपए में, जो 100 रुपए प्लस है। और दीपांशु बेस्ट था 46,500, 47,200। 1:2 बैंक निफ्टी का स्प्रेड था 120 रुपए में। दीपांशु वो 550 रुपए हो गया है। तो दीपांशु 3 दिन की उथल पुथल ऊपर नीचे बिना घबराहट के स्प्रेड बने थे। 120 रुपए 4 गुना हुए हैं दीपांशु। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। अच्छा लगता है कि जब मतलब कॉल बहुत अच्छी तसल्ली से अच्छी जाए। अब दीपांशु मेरे पास 2 स्प्रेड है। एक कल के लिए निफ्टी का है। निफ्टी अभी चल रहा है 22,100, ये जो एकदम मैंने बताया डिप आया है, इसके चलते कॉल के रेट वगैरह भी थोड़े से नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है 22,200 की एक कॉल लेनी चाहिए और 22,300 की 2 बेचनी चाहिए। ये स्प्रेड 8 रुपए में बन जाएगा दीपांशु। अभी आपने बात की कि 15 मिनट में नीचे आया है। आधा घंटा 20 मिनट पहले हम 22,200 के ऊपर थे। ये जो मैंने न्यूज़ फ्लैश शो शेयर किया आपसे, उसकी वजह से डिप आया है। मुझे नहीं पता ये 2 घंटे चलेगा या 2 दिन चलेगा, बट मैं इसको इस तरह से एनकैश करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि वापस रिवर्सल आ सकता है। और अगर नहीं आएगा तो दीपांशु क्या ले जाएगा हमारा? 8 रुपए। तो 22,200 की कॉल है इस वक्त 44-45, और 22,300 की कॉल है 18-19 रुपए। तो 8 रुपए की सिर्फ कॉस्ट में ये स्प्रेड बनता है 1:2। ये निफ्टी की कल की एक्सपायरी का बनाना चाहिए। यहां से रिकवरी आ गई तो ये 8 रुपए मतलब 4-5 गुना पैसे, 50 रुपए 40 रुपए कुछ भी दे सकते हैं। तो दीपांशु एज ए ट्रेडर हमें हर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि लो रिस्क लो कॉस्ट से क्या ट्रेड कर पाए। और दीपांशु एक और स्टॉक में स्प्रेड है, अगर वो कहें तो अभी मैं शेयर करता हूं, और अगर बाकी का लेना है तो उसके बाद बता देता हूं। ओके सर, थोड़ी देर में आपसे अपडेट्स भी लेते हैं और बाकी कॉल्स भी लेंगे, बट फिलहाल निफ्टी का कल ही की एक्सपायरी का बुल स्प्रेड आपके लिए आ रहा है। 22,200 की एक कॉल खरीदनी है, 22,300 की 2 कॉल्स बेचनी है, करीब 8 रुपए की लागत में ये आपके लिए स्प्रेड बनते हुए दिखेगा। थोड़ा बाजार जो इनिशियल रिएक्शन आया था उसके बाद संभलने की इस समय कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट इनिशियल रिएक्शन में कई काउंटर्स हैं जहां पर हमने एक फॉल भी आते हुए देखी है, और उसके साथ ही आप देख रहे हैं थोड़ी वीकनेस भी बाजार में बढ़ी है। एनएमडीसी अभी स्लिप होते हुए आपको दिख रहा है, वहाँ पर प्रेशर बना है। बीएचईएल में आपको एक बड़ा प्रेशर आया है। इसके साथ ही बायोकॉन तो खैर सुबह से ही आपको कमज़ोर दिख रहा है, वहाँ पर गिरावट है। एचडीएफसी लाइफ वीक है, इन्फोसिस भी आज थोड़ा कमज़ोर ही दिख रहा है। आईटी दोनों तरफ का मिला जुला रुझान आपको दिखा रहा है, बट जो सुबह के गेनर्स थे वो अपनी गेंस होल्ड भी कर रहे हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर है, एसबीआई आपके लिए ऊपर है, कैनरा बैंक में आपको मूव दिख रही है। साथ ही सुबह हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान कॉपर की, पीरामल एंटरप्राइजेस, डीएलएफ यहाँ पर भी ऊपर है। एबीबी भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर की गेन होल्ड कर रहा है। तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं है इस समय बाजार में, बस थोड़ा ऊपर से हल्के ज़रूर आपको बाजार होते हुए दिखे हैं। आइए एक दो और स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं जहां पर सुबह से ही एक्शन बने हुए हैं। एबीबी 10% की गेन अभी भी ये काउंटर दिखा रहा है, अच्छी मूव है। सचिन जी एक बार जरा एबीबी का चार्ट देखें। इनफैक्ट अभी जो बाजार की वॉलेटिलिटी आई उसमें भी इस स्टॉक ने बिल्कुल नहीं रिएक्ट किया है, जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। एबीबी में जो एक्सपेक्टेशन थी प्राइस के लिहाज से, आई थिंक वो ऑलमोस्ट फॉर द डे मीट हो चुकी है, बट कहीं पर भी मुझे लग रहा है डिस्टॉर्शन नहीं है मोमेंटम में। जिस तरीके से ओवरऑल ये प्राइस डेवलपमेंट है
मुझे लग रहा है ये अगर नेक्स्ट हर्डल जो है लगभग अराउंड 5020 के आसपास का अगर ये निकल जाता है तो 5200 तक ये पर्टिकुलर रैली अब फर्दर बिल्टअप होगी। स्ट्रक्चरली मोमेंटम के लिहाज से 4880 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, तो जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड हो रहा है मुझे लग रहा है ट्रेजेक्टरी एंड मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए ऑन द बुलिश साइड। सो यहाँ पर डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए 4880 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो ये है आपके लिए एबीबी जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में आ रहा है, इनफैक्ट फ्रेश डेज हाई की तरफ ये काउंटर आपको मूव करने की कोशिश दिखा रहा है इस समय, तो इस पर रखिएगा नज़र। मूव इस पर बनी हुई है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूव बन रही है इस समय नज़र डालते हैं। आज बीपीसीएल में एक ब्रेकडाउन आया, इनफैक्ट सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थोड़ी कमज़ोर दिख रही हैं। इस पर रखिए नज़र। आज टॉप लूज़र है बाजार का बीपीसीएल। एक बार वागले साहब से चार्ट चेक लिया जाए। वागले साहब देखें सर, बीपीसीएल का चार्ट इस समय 2.5% नीचे। दीपांशु वीक है, मार्केट के साथ गिर रहा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन अगर ये 615 के नीचे जाएगा तो मैं मानूंगा। मुझे लगता है ये नॉर्मल करेक्टिव मूव है। नीचे में अभी भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये जा सकता है और भी 640 है। एक 10-15 रुपए की और डाउनसाइड हो सकती है, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं मानता हूँ ये नेक्स्ट रैली में 700 के पार जाना चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं, वॉच करते हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है। बीपीसीएल पर रखिए नज़र। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनफैक्ट यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। इन्फी ये एक और काउंटर है जहाँ पर आपको प्रेशर दिख रहा है। आईटी की तरफ से इस समय वीकनेस में थोड़ा ज़्यादा मूव आती हुई दिख रही है। डेज लो पर है इन्फी का चार्ट। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार इन्फी देखें, बताएं सर इस पर व्यू। दिपांशु एंटायर आईटी के अंदर देखें तो एक करेक्शन देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, कल के लोस के नीचे निकला है दीपांशु। और यहाँ पर नीचे में 1650 एक अहम सपोर्ट है, 1657 पे चल रहा है, तो 1650 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स नीचे में डिसाइसिवली टूटते हैं तब जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है ट्रेडिंग के नजरिए से उनको निकलने की राय होगी, और ट्रेडिंग के नजरिए से 1650 के नीचे बिकवाली की भी राय होगी। ओके चलिए, तो ये राय इन्फी पर आती हुई, लेकिन एक बार जीएसपीएल पर नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा ऑयल एंड गैस स्पेस में गुजरात गैस का जिक्र हमने सुबह को ही किया था। सुमित जी एक बार जीएसपीएल का चार्ट देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ये होल्ड आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय बन रही है? नया स्टॉक के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। एक गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। 1-2 दिनों में थोड़ा साइडवेज रह सकता है, बट पोजिशनल टर्म पे या फिर 10 से 15 दिनों का व्यू लेंगे तो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे में 350 का सपोर्ट है। 360 तक अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर में 380 का लेवल टूटने के बाद 400 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में जीएसपीएल में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। पोजीशन होल्ड करें और डिप में खरीदारी करें। जीएसपीएल इस पर भी रखें नजर, जेएसपीएल इस पर भी रखें नजर। दोनों पर आपको इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है। आइए आशु सर भी एक स्टॉक पर अपना व्यू देना चाह रहे हैं। स्विंग के सुल्तान आशु बताएं। बताएं आशु सर। दीपांशु ओएनजीसी की 275 की एक कॉल लेनी है और 285 की एक ही बेचनी है। 1:1 का ओएनजीसी का स्प्रेड है एक्सपायरी तक के लिए। 275 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है अराउंड 7.5 पौने 8 रुपए, और 285 का जिसका भाव चल रहा है पौने 4 रुपए। ये स्प्रेड बनेगा 3 रुपए 75 पैसे में। 275 प्लस 375 मीन्स 278 रुपए 75 पैसे में मेरा फ्यूचर खड़ा हो गया। मेरे को कोई टेंशन नहीं है दीपांशु। एक तो ओएनजीसी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और उस पे 3850 का लॉट है, तो मुझे लगता है कि ये एक लॉट 10,000 प्लस का प्रॉफिट दे सकता है। वर्स्ट केस में 375 है। मुझे लगता है कि स्टेबल रहेगा ओएनजीसी, प्लस शांति रहेगी दीपांशु। अगर रात को 2 बम और गिर गया, किसी और ने कर दिए, तो हमारी 375 से ज्यादा जान नहीं जा सकती है, जो बेस्ट चीज है। लेकिन अगले 4-5 दिन में सेटल होने के बाद ओएनजीसी एक ऐसा काउंटर है दीपांशु, देखो एक्सपायरी क्लोज आ रही है। एक्सपायरी के 5-6 दिन में ये निकालना होता है दीपांशु, जो हम निकालते हैं, जो एक्सपायरी अलर्ट में भी कवर करते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं और वो नीचे कटेंगे, ऊपर नहीं कटेंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग है जो ऊपर जा सकते हैं। तो ओएनजीसी, एसबीआई, ये कुछ ऐसे काउंटर हैं। ओएनजीसी टॉप पे उस सेंस में, तो ओएनजीसी में मुझे एक अच्छा मूव लगता है। एंड लॉट साइज अच्छा है, तो 3-4 रुपए भी अगर मिल जाएंगे तो इसमें एक लॉट में 10,000 मिल सकते हैं। 1:1 का है, ऊपर नीचे कहीं से भी मैक्सिमम लॉस हो ही नहीं सकता, तो वो काउंटर ओएनजीसी है।
सुमित जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आशु जी, बिकॉज आज सुबह सुमित जी ने ओएनजीसी पर ही खरीदारी की राय दी थी। इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 285 290 के टारगेट्स सुमित जी के हैं और आशु सर की तरफ से भी बुल कॉल स्प्रेड आ रहा है ओएनजीसी में। 275 की एक कॉल खरीदें, 285 की एक कॉल आप बेचकर चलें। ओएनजीसी यहां पर आपको अच्छा एक्शन दिखेगा। सीमेंट की हम सुबह से ही बात कर रहे हैं और अल्ट्राटेक भी उसमें जोड़ दीजिए। इन्होंने एक नया प्लांट शुरू करा है 1.8 मिलियन टन पर एनम की क्षमता के साथ ये प्लांट राजस्थान में शुरू करा है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है इनका ये और वहाँ से उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये एक खबर आ रही है। अल्ट्राटेक आज वैसे ज़्यादा ट्रेड में कर नहीं रहा है, अभी 10,000 का लेवल छू रहा है, बट बाकी सीमेंट स्टॉक सुबह से ही मूव कर रहे हैं। जेके सीमेंट हमने बात की थी, एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम, दालमिया भारत हमने देखा था। अल्ट्राटेक भी देख लीजिए। इस पर फिलहाल कुछ ज़्यादा मूव नहीं है, बट खबर इनके लिए अच्छी आ रही है। सचिन जी एक बार जरा अल्ट्राटेक के चार्ट पर राय दें सर। 10,000 का लेवल खबर अभी इसके लिए आ रही है। दीपांशु, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पर पोजीशन लेने की सलाह दी है ऑन द बुलिश साइड। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 10,440 के आसपास स्विंग होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 10,200 की एक्सपेक्टेशन होगी। एंड एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में हुआ है, प्लस इसका जो डेली आरएसआई है उसने आज 50 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है डेटा काफ़ी सपोर्टिव है फॉर द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको 9950 पे लगाना है एंड खरीदारी करने का ही अच्छा मौका है अल्ट्राटेक सीमेंट में। ट्रेडिंग के लिहाज से 10,200 के आसपास का स्विंग पॉसिबल होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 10,440 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। ऑलराइट, चलिए अल्ट्राटेक पर वो राय आती हुई। सीमेंट स्पेस लगातार हम इस पे बात कर ही रहे थे और अब ये खबर अल्ट्राटेक के लिए आती हुई। लेकिन बर्जर पेंट्स, इस पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक इस समय कारोबार करता दिख रहा है। वागले सर, कोई रिकमेंडेशन इस समय बर्जर पेंट्स पे? नेहा जी, बर्जर पेंट्स का एक कंसोलिडेशन हो रहा है 540-560 ये रेंज में, अभी वहीं पर ट्रेड कर रहा है 560 के आसपास। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ये 10, 12, 15 रुपए के मूव दे सकता है। उससे ऊपर मुझे दिखता नहीं है। 580 का इसका अगला रेजिस्टेंस है, तो वहाँ वो क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। ओके, ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स, जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में काउंटर रह सकता है। इनफैक्ट पेंट्स की बात निकली है तो पेंट इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। रीसेंट चैनल चेक क्या बता रहे हैं पेंट इंडस्ट्री के बारे में? क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? अभी ग्रासिम भी अपना पेंट का प्लांट लगा रहा है। आइए एक बार नुपुर से अपडेट लिया जाए। नुपुर बताइए क्या चल रहा है पेंट्स में? बिल्कुल, जेपी मॉर्गन ने चैनल चेक किया। उनके हिसाब से अगर देखें तो इस साल के जो 2 महीने निकले, जनवरी और फरवरी, वहाँ पे डिमांड काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली है, क्योंकि तीसरी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ भी आई थी और जो मार्जिन्स आए थे वो भी इम्प्रूव होते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी और फरवरी दोनों के महीने में जो डिमांड आई है वो थोड़ी सुस्त नज़र आ रही है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि फेस्टिव सीजन अभी ओवर हो चुका है, उसके बाद की जो डिमांड है वो थोड़ी कमज़ोर फिलहाल दिख रही है। लेकिन लग्जरी पेंट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत मांग देखी जा रही है। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट के जो कस्टमर्स है वो इकोनॉमिक सेगमेंट में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनीज ने अपने दामों को घटाया है पिछले कुछ समय में, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस घटते हुए नजर आए। उसके बाद भी जो प्रीमियम सेगमेंट के क्लाइंट्स हैं वो इकोनॉमी में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। FY25 में वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है कंपेयर टू FY24, ऐसा फिलहाल जो चैनल चेक्स है वो सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे अग्रेसिव डीलरशिप की जो इंसेंटिव्स और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्च में ही लॉन्च होने की उम्मीद है। ऑलरेडी 3 प्लांट्स के जो ट्रायल रन है वो शुरू हो चुके हैं। ग्रासिम मार्च में जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर सकता है, ऐसे मोस्ट ऑफ द डीलर्स का कहना है। और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ के जो डीलर्स है वो ऑलरेडी ग्रासिम के साथ टाई अप कर चुके हैं। एशियन पेंट से ग्रासिम का जो इंसेंटिव है डीलर्स का वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा भी है। और इनफैक्ट जो आर्किटेक्ट्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको डायरेक्ट ग्रासिम कनेक्ट कर रहा है ताकि उसके प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग आगे चल के हो सके। इसी के चलते एक बड़ा कंपटीशन मार्केट में आते हुए दिख रहा है। डिमांड थोड़ी सी कमज़ोर है, तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि उनकी एशियन पेंट पे जो रेटिंग है वो न्यूट्रल ही मेंटेन करेंगे। हालांकि पीडीलाइट ने भी फिलहाल पेंट सेगमेंट लॉन्च किया था, जिसकी वजह से वो थोड़े ओवरवेट है स्टॉक को रिलेटिवली कंपेयर टू एशियन पेंट। तो ये तिमाही वॉल्यूम के लिहाज से कम रह सकती है क्योंकि डिमांड कमज़ोर है। हालांकि जो प्राइसिंग कट लिए हैं कंपनी ने उसकी वजह से थोड़ा बूस्ट मिलते हुए नजर आएगा, लेकिन रॉ मटेरियल का भी सपोर्ट है
तो मार्जिन मेंटेन हो सकते हैं Q4 में। ओके, तो यह है आपके लिए पेंट इंडस्ट्री पर राय इस समय। और थोड़ा चैनल चेक इस समय सुस्त ट्रेंड दिखा रहा है जहां तक पेंट्स का सवाल है। हालांकि बर्जर पेंट्स अभी होल्ड आउट कर रहा है। एशियन पेंट्स काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में ही अटका हुआ है, कुछ ज़्यादा खास इसने नहीं करा है। बट देखते हैं ग्रासिम और JSW पेंट्स की एंट्री के बाद यहाँ पर क्या कुछ और एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए भी BTS डबल टी। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है रिलायंस के काउंटर में। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि एक नेगेटिव डाइवर्जन इसके डेली RSI पे एग्जिबिट हुआ है एंड बार बार अटेम्प्ट कर रहा है 3000 के आसपास सस्टेन होने की, बट कहीं जाकर वहाँ पर सप्लाई प्रेशर हावी है। 30 मिनट्स डेटा देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक चैनल फॉर्मेशन है, एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है यहाँ पर शेप अप हो रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2850 तक की एक डिप इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकती है। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। रिलायंस के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 2965 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है 2910 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2850 तक ये शॉर्ट्स रिटेन किए जा सकते हैं। ओके, रिलायंस पर ये राय आती हुई 2910 और 2850 यहाँ तक जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सेल की वो कॉल आती हुई सचिन जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर ज़रा फोकस कर लेते हैं जहाँ थोड़ा ऊपरी स्तरों का एक्शन है। हैवेल्स इंडिया उनमें से एक है। बंसल जी, हैवेल्स इंडिया सर इस समय चार्ट पे कोई राय बन रही है? नया हेवल्स का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो नया ठीक है, अभी तक मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा है। नीचे में 1390 1395 एक अच्छा सपोर्ट है। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, जिनके पास है होल्ड करें 1394 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये है हैवेल्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। इस बीच 22100 के नीचे आपको निफ्टी दिख रहा है। थोड़ी वीकनेस निफ्टी काउंटर्स में ज़्यादा आपको बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी का उतना इस समय योगदान नहीं है गिरावट का जितना आप निफ्टी हैवी वेट्स की तरफ से देख रहे हैं। तो थोड़ा प्रेशर इस समय आ रहा है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर 22100 के ऊपर निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट उतना सक्सेसफुल इस समय नहीं हो रहा है। और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी हमने देखा एक वीकनेस अभी आई है, उसकी तरफ से भी प्रेशर बाजार का बढ़ रहा है। तो बाजार के मूवमेंट पर रखिए नज़र। इस समय थोड़ी वीकनेस के साथ ही यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने प्रेशर डाला है। इन्फोसिस की अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ से भी आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो दिग्गजों की तरफ से है। TCS होल्ड आउट कर रहा था, वहाँ पर भी हमने देखा थोड़ा रिवर्सल आया है। कंजम्पशन नेम्स में उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट बाकी पूरा बाजार आपको इस समय थोड़ी वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली जो हैवी वेट्स हैं। HDFC बैंक इस पर भी आप नरमी देख रहे हैं। 3 दिनों की रैली के बाद थोड़ा HDFC बैंक भी आपको सुस्त होते दिखा है। इनफैक्ट सुबह से ही प्राइवेट बैंक्स कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं दिखा रहे थे। आशु सर, एक बार HDFC बैंक पर आपकी राय लेना चाहूँगा। एक डिसेंट बाउंस बैक पिछले कुछ दिनों में हमें दिखा है, बट 1450 के लेवल से थोड़ा रिवर्सल हुआ है HDFC बैंक पर। इस पर एक बार अपना व्यू दें। दीपांशु, यू राइट, एक रिवर्सल तो स्ट्रेंथ दिखाई है। मतलब 1370 से 1450 होना, मतलब एक जिस स्टॉक में इतना ओवरबॉट हो, एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। लेकिन दीपांशु ऑनेस्टली मतलब 1460 से 1480 एक ऐसा बैंड है, वो जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आता है ना, मतलब मेरे लिए, मेरा पर्सन व्यू है, मौका 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 मौका। तो मैं तो उस मौके को यूज करूंगा कि अगर किसी का लॉन्ग है तो बेचना चाहिए या शॉर्ट पोजीशन फिर से बनानी चाहिए 1460 और 1480 के बीच में। दीपांशु, मतलब इस एक्सपायरी का HDFC बैंक और ITC, मैं पिछले 15 दिन से ट्वीट भी कर रहा हूँ, अपने व्यू शेयर करता हूँ, हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक है। मतलब इतने हाईएस्ट मतलब रेयरली मैंने देखे थे। तो ये जब वो सुनामी आती है ना जो एक्सपायरी की, उसके आगे मैं बार बार बोलता हूँ, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई टेक्निकल नहीं। 3 महीने बाद मुझे नहीं पता, 4 महीने बाद, हम तो बेबी स्टेप्स चलते हैं कि हर मंथ ऑन मंथ चलते हैं। उसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि ऐसे 6 महीने निकले दीपांशु, जब टाटा पावर हर बार एक्सपायरी का ओवरबॉट स्टॉक होता था और मैं मेंशन करता था कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और जब वो 250-60 क्रॉस किया, हम मतलब इफ नॉट द फर्स्ट वन ऑफ द फ्यू वंस थे जब कहा कि अब ये निकल गया और अब इसमें तेजी बन जाएगी। तो जब तक मुझे वो चीज नहीं दिखेगी HDFC बैंक मैं तो नहीं लूंगा। मुझे तो मौके, मतलब अगर अच्छी रिवर्सल आ जाती है तो मैं ढूंढूंगा मौके बेचने के। और इस पे दीपांशु मुझे स्पेशल टिप्पणी ओवर टू राकेश जी, उनका भी व्यू चाहिए HDFC बैंक पे।
सडनली राकेश जी बॉल आपके कोर्ट में आ गई है, स्पिनर है आशु सर की तरफ से, कोई व्यू एचडीएफसी बैंक पर आज की करेक्शन में? देखिए बिल्कुल हमें तो गूगली आती है, वो स्पिनर है, मेरे पास तो ऑप्शन है ओवर टू कुणाल जी। पासिंग द पार्सल का गेम शुरू हो गया है। आई थिंक कुणाल जी से मैं राय लूं उससे पहले एचडीएफसी बैंक इस पर रखेगा नजर, 1440 का लेवल अभी अभी इस पर आपको ब्रेक भी होते दिखा है। कुणाल जी बताएं सर, कोई टेक्निकल व्यू एचडीएफसी बैंक पे? देखिए दीपांशु, टेक्निकल व्यू दूं उससे पहले अभी मैंने हमारे आशु जी को गाना गाते सुना, मौका मौका करके कुछ गाना गा रहे थे, तो अच्छी आवाज़ है उनकी। दीपांशु मेरे कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करें। और रहा सवाल एचडीएफसी बैंक का, तो मेरी राय में एक बेस बन रहा है यहाँ 1350 के आसपास, इसमें तुरंत कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा समय लेगा, लेकिन जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक है 1350 का मजबूत सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता इमीडिएटली वो अभी ब्रेक करेगा, तो नीचे के लेवल्स पर अक्यूमुलेट करने की राय। ओके, नजर रखिए इस पर, दोनों तरफ के मूव्स आ रहे हैं। रीसेंट बाउंस बैक भी अच्छा खासा था, अब इसमें थोड़ा फॉल भी आ रहा है। डेज लो पर है एचडीएफसी बैंक। आइए थोड़ा बाजार का मूड माहौल सुधारते हैं। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका। पिछले आधे घंटे में थोड़ा चॉपी हुआ है बाजार, थोड़ी वीकनेस आई है, कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी चल रही है। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं इस समय का एक्शन, कहां पर है आपकी नजर, क्या करना है आज? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु 2 स्टॉक्स है आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और जो आज का पहला स्टॉक है, पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क, जिसमें खरीदारी करनी है। 750 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे 800 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 735 रुपए का। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फिर राउटर्स, स्विचेस, ये सब बनाने की एक मार्केट लीडर है। और ये कंपनी कुछ क्वार्टर्स पहले सुर्खियों में भी थी जब इनको टीसीएस के साथ एक कंसोर्शियम को, जिसमें टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सी डॉट, इनके कंसोर्शियम को एक 15,000 करोड़ का बीएसएनएल के पैन इंडिया 4G रोल आउट का ऑर्डर मिला था, जो कि एक बड़ा ऑर्डर है जिसका फायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और ये कंपनी जो टेलीकॉम पीएलआई स्कीम है उसके लिए भी एलिजिबल है, उसके अंतर्गत भी इनको कुछ इंसेंटिव्स मिले हैं। बाकी जो एक मेजर एक और ट्रिगर है वो है इनके एक एक्विजिशन किया हुआ है संख्या लैब नाम की कंपनी का, जो कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स फॉर टेलीकॉम सेगमेंट बनाती है। तो जैसे जैसे 5G रोल आउट हो रहा भारत में, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके पास। और ये कंपनी ऐसे माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत चल रही है टू स्टार्ट इंटरनेट फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन मोबाइल फोन्स, मतलब मोबाइल फोन्स में विदाउट इंटरनेट वीडियो स्ट्रीमिंग करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। दैट कुड बी रिवोल्यूशनरी, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। फिर एक दिसंबर क्वार्टर इनका सबड्यूड था, तो उसके कारण हमने स्टॉक में करेक्शन भी देखा है, तो करेक्शन के बाद स्टॉक अब करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। और इसी 2-3 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ। नए सीईओ है मिस्टर आनंद अथरेया, और वो एक 18 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं विथ जूनिपर नेटवर्क्स, जो यूएस बेस्ड इसी तरह की कंपनी है बट मच लार्जर इन साइज देन तेजस नेटवर्क्स। तो उसका एक एक्सपीरियंस का भी आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। बाकी टाटा ग्रुप की कंपनी है और अच्छी खासी एफआईजीआईज का भी इंटरेस्ट है, तो खरीदारी करनी है तेजस नेटवर्क्स में फॉर अ टारगेट ऑफ 800, स्टॉप लॉस ऑफ 735। अभी आपने वो विदाउट इंटरनेट वाली डिवाइस की क्या बात करी इसमें तेजस नेटवर्क्स में? हाँ नहीं, ये संख्या लैब जो इनकी सब्सिडरी जो इन्होंने एक्वायर किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत हो रही है उनकी। ये अगले साल से इससे सुनने में आ रहा है कि मोबाइल फोन्स पे इंटरनेट फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग एक नई टेक्नोलॉजी रहेगी, वो इंट्रोड्यूस करेंगे भारत में। तो वो जब कभी होगा तो डेफिनेटली इट बी बिग पॉजिटिव गेम चेंजर होगा, तो ये बातें चल रही है। इंटरेस्टिंग है, विदाउट इंटरनेट वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब सेठी साहब फिर रिलायंस को शॉर्ट करें? नहीं, इसका तो प्ले बिल्कुल हो सकता है ऐसे, अगर आप देखना चाहो तो somebody's gain could be somebody else's loss। चलिए, बट इंटरेस्टिंग है, देखते हैं ये कैसे काम करेगा। विदाउट इंटरनेट वीडियो स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी से वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर पाएंगे जहां पर फिर आपको इंटरनेट की यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं सेठी साहब, एंड ऑफ कोर्स तेजस नेटवर्क सर को पसंद भी आ रहा है। दूसरा स्टॉक बताएं सर सेठी साहब। अगेन दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी ही कोइंसिडेंटली आ गई। टाटा टेक्नोलॉजीज में भी खरीदारी करनी है, 1148 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1225 के, स्टॉप लॉस रखना है 1125 का। ये कंपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेजर कस्टमर है इनका टाटा मोटर्स और JLR, जो कि दोनों कंपनियां बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इनसे इनको 40% रेवेन्यूज इन कंपनियों से आते हैं, तो वो एक सिक्योर्ड बिजनेस है, ग्रुप कंपनी है और वहाँ वो चूंकि अच्छा कर रही है तो उसके कारण इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बट इसके अलावा भी इनके 50 और रेप्यूटेड ऑटो OEMs इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें एयरबस, होंडा, फोर्ड, इस तरह की सभी कंपनियां हैं। और मुझे ये कंपनी में बहुत अच्छी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ये स्टॉक भी हाल ही का IPO था, जबरदस्त रिस्पांस मिला, उसके बाद स्टॉक की लिस्टिंग के बाद 1400 के लेवल्स तक देखे इसमें, बट उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे ये स्टॉक के खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका है। एक ट्रिमेंडस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। फिर ऑटो सेक्टर जिस हिसाब से कर रहा है, ऑटो सेक्टर में जो डिमांड है तो उसका एक बड़ा फायदा टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को देखने को मिलेगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1225, स्टॉप लॉस ऑफ 1125। ओके, चलिए, तो सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक्स आती हुई, टी लेटर वर्ड्स आ जा रहे हैं पसंद। तेजस नेटवर्क्स 800 के टारगेट के लिए करे खरीदारी और टाटा टेक 1225 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। लेकिन आइए कुछ एक और स्टॉक्स हैं जिसमें एक्शन इस समय दिखाई दे रहा है, उस पर फोकस कर लेते हैं। फोर्टिस हेल्थ चार्ट्स पे हमने एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर बनता हुआ देखा है, एक बार जरा इस पे फोकस कर लेते हैं। कुणाल सर, फोर्टिस हेल्थ कोई राय बन रही है इस समय चार्ट्स पे? देखिए, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। नेहा, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, फोर्टिस हेल्थ ने, मैक्स हेल्थ केयर ने, नारायण हृदयालय ने बाजार को लगातार आउट परफॉर्म किया है और फोर्टिस ने विशेष रूप से आउट परफॉर्म किया है। तो जिनके पास पोजीशन है, मेरी बने रहने की राय है। कोई फ्रेश ट्रिगर चार्ट पर नहीं है खरीदारी का, लेकिन अगर पहले की पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस रखें 435 के आसपास और मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए और ऊपर के लेवल संभव है। ये स्टॉक 500 की ओर कूच कर रहा है। ओके, 500 तक के लेवल भी यहाँ पर दिख सकते हैं। फ्रेश एंट्री तो नहीं है, लेकिन अगर पोजीशंस हैं तो बिल्कुल होल्ड करने की रिकमेंडेशन कुणाल सर की तरफ से आती हुई है। एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। सचिन जी बताइए। यहाँ पर IT स्टॉक्स में सुबह से बिकवाली हो रही है। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 4 दिनों से लगातार शॉर्ट पोजीशंस नज़र आ रहे हैं। उसमें से फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर नज़र आ रहा है बिरला सॉफ्ट के काउंटर में। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 810 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट उसने मेंटेन किया था, वो सपोर्ट अभी फिलहाल ब्रेक हुआ है। सो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। 765 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है, तो यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है ये पर्टिकुलर फॉल। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 818 पे लगाना है। बैक टू बैक कुछ सेल कॉल्स आ रही हैं सचिन जी की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस पर आपके लिए सेल कॉल आई थी, अब बिरला सॉफ्ट इस पर भी आपके लिए सेल कॉल आ रही है और थोड़ी वीकनेस बाजार में दिख भी रही है। IT भी इस समय थोड़ा कमज़ोर ही हो रहा है सेक्टोरली, अगर आप देखें तो थोड़ा पुश वीकनेस का IT की तरफ से आ ही रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर भी वीकनेस है। रीसेंट रनअप के बाद आज डिसेंट करेक्शन भी आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। इनफैक्ट BPCL टॉप लूजर भी है और बाजार के रोटेशन और मुनाफा वसूली के साथ साथ कुछ और ट्रिगर्स भी हैं जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज आपके लिए कमज़ोर दिख रही हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए, OMCs क्या है आज की परेशानी? तो डेफिनेटली दीप, देखिए काफ़ी लंबे समय बाद किसी की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे सेल की रिपोर्ट आई है। अक्सर हम देखते थे पिछले कुछ समय से बाई की रिपोर्ट आ रही थी और ये एवेंटिस कैपिटल की रिपोर्ट है और बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बिकवाली करनी चाहिए। दरअसल इनका कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी अच्छा रनअप आ चुका है। खासकर अगर आप देखेंगे तो जो डीजल और GRMs में बढ़ोतरी हुई है, डीजल के कॉस्ट में, ओवरऑल प्राइजेस में, उसका बड़ा फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला है। और इसके लिए देखे हैं कि पिछले 4 महीने में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी दुगनी हो चुकी है, लेकिन ये बढ़ोतरी टिकाऊ नहीं है, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि आगे चल के ये जो डीजल की सप्लाई है वो सुधरते हुए नजर आएगी, रेड सी के जो इश्यूज है वो सुधरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कमी आ सकती है। साथ ही साथ जो GRMs है वो भी गिर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो GRMs $12-14 के आसपास तक पहुंचने का अनुमान लगा रहा है, लेकिन आगे चल के ये GRMs जो है $6 से $8 के आसपास आ सकते हैं, यानी कि यहाँ से आधे हो सकते हैं। एक और चीज़ उन्होंने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट की है कि नो डाउट आपने देखा कि लंबे समय से मार्केटिंग मार्जिन सस्टेन करते आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि हमेशा
ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये अपने मार्केटिंग मार्जिन्स लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि शायद आपको आगे इस तरह के GRMs नहीं देखने मिलेंगे। इन्वेंट्री लेवल भी देखेंगे तो ग्लोबली इन्वेंट्री लेवल डीजल की अब सुधरते हुए आ रही है, गैसोलीन की अब सुधरते हुए आ रही है, और चाइना में तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में भी नई कैपेसिटीज़ आ रही है। तो इसके चलते जो डिसरप्शन हुआ था सप्लाई का रेड सी की वजह से वो शायद ठीक होता हुआ नजर आएगा, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको कच्चे तेल पे या फिर डीजल पे देखने मिल सकता है। और इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो तेज़ी है वो टिकाऊ नहीं है। हालांकि इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। आप देखिए HPCL पे केवल घटाए हैं 475 से घटा के 460, BPCL 580 से बढ़ा के 600 और IOC पे 152 से बढ़ाकर अब ये 160 का दे रहे हैं। लेकिन सब पे ये बिकवाली की सलाह दे रहा है क्योंकि रनअप बहुत आ चुका है। रनअप बहुत आ चुका है इसलिए बिकवाली इसके लिए चलिए। और करंट टारगेट्स भी काफ़ी नीचे हैं। इनफैक्ट पुराने टारगेट्स भी इन्होंने इतने बढ़ाए नहीं थे, ज़्यादा नहीं बढ़ाए, 10-5 रुपये इधर उधर किए हैं और कुछ नहीं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपर से आ भी सकती है, जो आज आपको आती हुई दिख भी रही है। बाय द वे सीमेंट कंपनीज पर रखिए नज़र। अभी अल्ट्राटेक की बात आई थी, उनके नए प्लांट पर प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। अंबुजा के लिए आपके लिए खबर आ रही है, नया प्लांट लगा रहे हैं। 6 MTPA क्षमता के 2 प्लांट ये लगाने जा रहे हैं। 1000 करोड़ की निवेश के साथ 4 मिलियन टन पर एनम का ये एक ग्राइंडिंग प्लांट लगाने जा रही है कंपनी। झारखंड में ये इनके लिए होने वाला है और उसके बाद एक और प्लांट भी इनके लिए आ रहा है। तो टोटल 6 मिलियन टन पर एनम पर कैपेसिटी के साथ यहाँ पर एक्सपेंशन की खबर आ रही है। अंबुजा सीमेंट स्टॉक वैसे कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा है, एकदम फ्लैट ही इस समय ट्रेड आपको करते हुए दिखेगा। बट ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात निकली है तो आशु सर, पेट्रोनेट रिसेंटली आपकी यहाँ पर एक कॉल आई थी, उस पर अपडेट लेना चाहूँगा सर। क्या करना है? 280 की कॉल खरीदी थी, 300 की कॉल बिकवाई थी। पेट्रोनेट बुल स्प्रेड था 280 282 के लेवल पर इस समय पेट्रोनेट होल्ड कर रहा है। एक बार अपडेट दे दें सर इस स्प्रेड पर। दीपांशु एग्जैक्टली मेरे को अपडेट देना था। दीपांशु, एक तो स्प्रेड का पर्पज ही यही होता है कि आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हो। पहले तो मतलब पेट्रोनेट 284 था, अभी 282 है। अब आप अभी स्क्रीन पे देखिए, अगर किसी के पास कोई भी फ्यूचर हो, ऐसी कोई न्यूज आती है तो कैसे स्क्रीन रेड होती है, धड़ 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 करके स्टॉप लॉसेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस लेवल पे दीपांशु, कोई भी छोटी सी न्यूज आएगी ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, नेगेटिव न्यूज, ये ऐसे ही मार्केट, क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं, ऐसा डर बैठेगा कि वो स्पाइरल इफेक्ट धड़ 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 के नीचे भाव दिखेंगे। 1 घंटे बाद ठीक हो जाए, 1 दिन बाद ठीक होंगे नहीं पता, या ठीक होंगे नहीं पता। लेकिन ऑप्शन के साथ दीपांशु सबसे बड़ी बेस्ट चीज ही यही रहती है कि हम शांति में रहते हैं। तो पेट्रोनेट के स्प्रेड में 1-2 रुपए का लॉस मैक्सिमम अभी है। मेरा मानना है कि रखना चाहिए, नहीं तो 300 की जो कॉल है उसको बेच के 290 की अब सेल कर दीजिए, और कॉस्ट कम हो जाएगी और क्लोज आ जाएंगे, उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और दीपांशु, मुझे लगता है कि स्प्रेड हम बनाते इसलिए कि हर आधे घंटे 1 घंटे में रिएक्ट ना करें। मेरे को कभी कभी मतलब दो ऑल द व्यूअर्स एंड क्लाइंट्स एंड मतलब जितने भी फॉलोअर्स हैं, मतलब दे आर ऑल क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन वो इतने 1-1, 2-2 घंटे में आधे दिन में जिटरी हो जाते हैं कि पेट्रोनेट का क्या करना है। अभी अगर ONGC थोड़ा नीचे आ गया, वो 3.75 की कॉस्ट 3 रुपए की, ONGC का क्या करना है? अरे 1 घंटे आधे घंटे के लिए नहीं बनाया था। हमारा व्यू है 29 फरवरी तक ONGC क्या होगा। तो बेस्ट चीज है ऑप्शन स्प्रेड में यही होती है कि आप शांति से बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। आप लो फ्यूचर, अभी आपने LNT की एक अच्छी न्यूज कवर की थी, 3330 था, अभी 3300 एकदम ऑलमोस्ट टूट गया। 5 मिनट के अंदर 30 रुपए LNT निकल गया। आप संभाल सकते हो कोई फ्यूचर का सौदा किसी न्यूज पे? तो इसीलिए मैं बार बार सबको बोलता हूं कि ऑप्शन इज द वे टू गो फॉरवर्ड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन को हम फ्यूचर की भी जो उसको है रिप्लेस करके ऑप्शन के थ्रू करते हैं कि शांति से रहें। विल मेक सम, विल लूज सम, लेकिन जब पैसा आए तो अच्छा बड़ा आए, और अगर जाए तो बहुत थोड़ा सा जाए। इसीलिए ये चीज है। और पेट्रोनेट के लिए दीपांशु मुझे अच्छा लगता है, ठीक लगता है। अब क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दीपांशु टाइमिंग। सब लोग कहते हैं मार्केट में टाइमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो है ही टाइम वाइज। वीकली ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन है, तो उसमें थोड़ा रिपेयर भी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिसके बाद पेट्रोनेट है 300 की कॉल कवर करे, उसमें प्रॉफिट बुक करे, 290 की सेल कर दे, तो वो स्प्रेड 280-290 का है, एंड वेट फॉर एक्सपायरी। तो पेट्रोनेट LNG पर वो आशु सर की राय आती हुई। लेकिन आइए, बहुत सारे बिगुल की तैयारी यहाँ पर हो रही है। सबसे पहला बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं। नया सेलकॉल रडार पे आया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बात हो रहा था, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 184 रुपए, 184 रुपए 50 पैसे। 184.50 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है IOC। IOC के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है
इनफैक्ट सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आईओसी के अंदर पिछले 2 दिनों से गिरावट है। स्टॉक आज पिछले 3-4 दिनों का लो ब्रेक कर रहा है। आईओसी में यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें, जिन्होंने सेल किया है वो लोग होल्ड करें। 187.50, 188 ये भी इमीडिएट ऊपर में हर्डल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 188 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें। 179 और 176 ये 2 लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें आईओसी। ओके, आईओसी सेल करने की रिकमेंडेशन है और नीचे ये 176 तक का लेवल दिखा सकता है। 188 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। वागले सर बताइए। नेहा जी, डीवीज लैब बेचना है, 3650 का भाव है। मुझे लगता है ये 3600 ब्रेक करने के लिए तैयार है। आपको 3520 530 के लेवल्स मिल सकते हैं। यहाँ से 100-120 रुपए नीचे जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3680। डिवीज पर आपके लिए सेल कॉल आती हुई दिख रही है, इस पर भी रखिए नज़र। थोड़ी अब आपके लिए सेल कॉल्स बढ़ रही हैं। निफ्टी पर आपको ज़्यादा वीकनेस आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी की वीकनेस उतनी ज़्यादा प्रोफाउंड नहीं है। करीब 100 पॉइंट ही नीचे। इनफैक्ट 47,000 बैंक निफ्टी तोड़ नहीं रहा है। 3-4 बार अटेम्प्ट हुआ है अभी पिछले 10 मिनट में, बट निफ्टी अब आपके लिए 22,000 के लेवल पर आ गया। तो 22,100 तोड़ने के बाद काफ़ी एक शार्प फॉल आपको निफ्टी में भी आते हुए दिख रहा है और 22,000 पर अब निफ्टी आते हुए दिख रहा है। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। दिन की ऊंचाई से देखें 22,250 के एग्जैक्ट लेवल पर खुला था, वहीं पर हाई बना था। तो वहां से लगभग 250 अंकों की आपको गिरावट इस समय निफ्टी पर दिख रही है। तो वीकनेस निफ्टी में ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में अभी भी उतना खास गिरावट नहीं आ रही है। SBI सिक्योरिटीज़ से सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ एक बार शो पर जुड़े हैं। एक बार बाजार पर सनी सर की भी राय लें। सर स्पेशली पिछले आधे 1 घंटे में थोड़ी शार्प फॉल ज़रूर आई है। नया रिकॉर्ड आज लगा था लगातार 6ठे दिन, बट उसके बाद वीकनेस दिखी है। जगह एक बार अपना बाजार पर व्यू दें। या गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाजार में डेफिनेटली एक नया हाई बनने के बाद मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का फेज हम अभी देख रहे हैं। और जहां एक ह्यूमंगस रैली हमने देखी थी जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, वहां एक कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बेसिकली पिछले 15 से 20 दिनों में जहां एक अच्छी खासी रैली हुई है, वहां मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर देखा जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो फॉल है, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप की जो रणनीति है, जैसे जो सेक्टर हमें अच्छे लगते हैं, ऑटो एंसिलरी, ये सेक्टर में हमें फोकस करना चाहिए। स्पेशली वहाँ पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, काफी अच्छे नतीजे भी आए थे। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का कंफर्ट भी लगता है। एट द सेम टाइम ग्रोथ आउटलुक भी काफी अच्छा लग रहा है। महिंद्रा हो गया, आयशर मोटर हो गया। अगेन आयशर मोटर में 2 व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल दोनों पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनी की रणनीति है, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ आगे जाकर आयशर मोटर भी दिखाएगी। तो ऑटो एंसिलरी एज अ सेक्टर हमें अच्छा लगता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ जो नए निवेशक है वो डेफिनेटली अपना सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है। हालांकि सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा नजरिया मीडियम टर्म का रखना होगा, क्योंकि इलेक्शन के पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल ऑफ होता है स्पेंडिंग को लेकर के। तो अगर अगर किसी का थोड़ा सा 3 से 4 क्वार्टर का हॉराइजन है, तो सीमेंट कंपनी जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉर्प और जो बड़े पैक में है जैसे एसीसी, अल्ट्राटेक, ये सब कंपनीज हमारे रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में एक कंपनी जो है रिलायंस, डेफिनेटली इट्स नॉट एन ऑयल एंड गैस कंपनी एनीमोर, इट्स अ मोर ऑफ एन डाइवर्सिफाइड प्ले। एट द सेम टाइम रिटेल और टेलीकॉम का भी एक्सपोजर हमें मिलता है। और आगे जाके जिस तरह से रिटेल बिजनेस का लिस्टिंग होने की एक संभावना है, उसके चलते मुझे लगता है कि इसमें भी एक वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलेगी। मेटल्स में मेटल की स्टोरी जो है, अगेन जो स्ट्रक्चरल स्टील पाइप इंडस्ट्री है उसके थ्रू राइड की जा सकती है। सो कंपनीज लाइक APL, अपोलो ट्यूब और फॉर दैट मैटर वीनस ट्यूब, वीनस पाइप, ये सब कंपनीज हैं, इनके थ्रू भी राइड करी जा सकती है। तो आई थिंक थोड़ा स्टॉक पिकर्स मार्केट है, थोड़ा पिक एंड चूज करके जहाँ रिलेटिवली बेटर बैलेंस शीट है, अर्निंग ग्रोथ के आउटलुक बेहतर है, वही कंपनीज पे फोकस करना चाहिए।
जी गुड आफ्टरनून। रियलिटी स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में जिस तरह का हम अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर देख रहे हैं, ये एक स्पेस है जो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड आउट कर रही है। डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, हेमिस्फीयर है, ये कुछ ऐसे नाम हमने देखे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। आपको क्या पसंद है, ओवरऑल सेक्टर पे क्या व्यू बन रहा है? रियल एस्टेट सेक्टर मुझे लगता है कि अगेन इट्स एन डिकेडल स्टोरी। जिस तरह से इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है वह $2400-2500 के आसपास आ चुका है, तो इसके बाद हमने हिस्टोरिकली बाकी इकोनॉमी में भी देखा है कि जो स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, वो काफी एग्रेसिवली बढ़ता है जब भी कोई इकोनॉमी का जो पर कैपिटा जीडीपी है 2000-2500 के ऊपर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्ले है, थोड़ा सा लंबा हॉराइजन इसमें अगर रखेंगे तो एक अच्छा बड़ा वेल्थ क्रिएट होने की संभावना है। ऑफ लेट हालांकि पिछले 6-7 महीने में काफी अच्छे रिटर्न सभी रियल एस्टेट कंपनीज ने ऑलरेडी डिलीवर किए हैं। तो अगर किसी को बाय ऑन डीप की रणनीति अपनाना होगी तो मुझे लगता है कि इसमें जहां रिलेटिवली वैल्यूएशन बेहतर है, जैसे शोभा हो गया, फॉर दैट मैटर सेंचुरी टेक्सटाइल हो गया, जिसमें एक रियल एस्टेट का एक काफी बड़ा पोर्टफोलियो भी हम ऑफ लेट देख रहे हैं, और फॉर दैट मैटर फिनिक्स मिल हो गया, जो कि आपको एक कमर्शियल रियल एस्टेट का एक एक्सपोजर देता है, कंजम्पशन स्टोरी का एक्सपोजर देता है अर्बन एरियाज में। ये सिलेक्ट कंपनीज हैं जो मैं बाय ऑन डिप पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। सारे स्टॉक्स हैं जो डिप पर ऐड करना चाहेंगे, और आज एक ठीक ठाक फॉल भी आपको आती हुई दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट पर स्पेशली थोड़ी मुनाफा वसूली अब ज्यादा बढ़ रही है। मिड और स्मॉल कैप देखिए 1.25% नीचे आपके लिए मिड कैप है, स्मॉल कैप आपके लिए 1% नीचे आते हुए दिख रहा है, तो थोड़ी वीकनेस अभी वहां पर आपको बढ़ती हुई दिखी है। स्टॉक्स में रोटेशन है, कैश मार्केट स्टॉक्स में एक करेक्शन भी आ रहा है। एमआरपीएल 6% नीचे आया है, एजिस लॉजिस्टिक्स में 5% की गिरावट है, सीक्वेंट साइंटिफिक 5% गिरा है, रेन इंडस्ट्री 4.25% नीचे है, सोना बीएलडब्ल्यू पर प्रेशर है, येस बैंक में आज 0.25% की आप गिरावट देख रहे हैं, बीएचईएल में 3.5% का कट आपको आते हुए दिखा है, पीसीबीएल, फर्स्ट सोर्स, जुबिलेंट फार्मोवा, ट्रेंट, ये सारे काउंटर्स भी आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। गुजरात पीपा में भी गिरावट आई है। वैसे वाले कैश स्टॉक्स हैं ये जहां पर रिसेंटली आपने एक अच्छी खासी रैली देखी थी, वहां से अब आपको एक रिवर्सल आज बनते हुए दिख रहा है। तो रोटेशन दोनों तरफ का बाजार में हो रहा है और कुछ स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट भी आ रही है, बट कुछ कैश स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट भी कर रहे हैं। शोभा 6% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है, इसमें एक अच्छी खरीदारी बनी हुई है। एक बार जरा सुमित जी से इसके चार्ट पर राय लेते हैं। सुमित जी, शोभा देखें सर, ज्यादा इसमें फॉल नहीं आया, इनफैक्ट डेज हाई से उतना ज्यादा भी फिसला नहीं है और 6% ऊपर अभी भी दिख रहा है। दिपांशु देखिए, ओवरऑल सेक्टर और ये स्टॉक मजबूती के ट्रेंड के अंदर में है। ऊपरी लेवल पे स्टॉक साइडवेज चल रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। आज अच्छा मूव भी देखने को मिला है। रिसेंट का स्विंग हाई इसका 1500 के आसपास है, तो स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए, और 1500-1510 का लेवल जब एक बार कन्विंसिंगली ऊपर में ब्रेक कर देगा तो फिर शोभा के अंदर और मोमेंटम बढ़ेगा, और 1575-1580 ये लेवल आने वाले दिनों में पोजिशन तौर पे शोभा में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 1430 नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, 1500 का लेवल टूटने के बाद मोमेंटम और स्ट्रांग होगा। ओके, चलिए, तो शोभा इसमें बिल्कुल बने रहने की रिकमेंडेशन है। करंट लेवल से और 100-125 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट सुमित जी के लिए एक बिगुल भी बजा देते हैं सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताइए, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? हेल्थ साइड में पसंद आ रहा है नया, थोड़ा सा गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी थोड़ा सा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 257 to 57.25, 257 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के अंदर कल का लो ब्रेक हुआ, इनफैक्ट लास्ट 3 दिनों का लो स्टॉक आज ब्रेक कर रहा है, और इतना कुछ खास तेजी दिखाया भी नहीं। लास्ट कुछ दिनों में पुलबैक आया था, उस पुलबैक को सस्टेन नहीं कर रहा है, और लास्ट 3 दिनों के लो अभी ब्रेक कर रहा है। बिकवाली करें, स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 262-263 के पास है, तो 262 का स्टॉप लॉस लगा के आरबीएल बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 251 पहला टारगेट, 248 दूसरा टारगेट। छोटा सा मूव ही है और एक रेंज में चल रहा है। नीचे में ओवरऑल इसका सपोर्ट है 240 के पास, तो फिलहाल 248 तक का या 245 तक का फॉल देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें आरबीएल बैंक।
बिकॉली करिए आरबीएल बैंक, ये आपके लिए राय आ रही है। तो बैंक्स पर भी थोड़ी वीकनेस का रुझान आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी अभी 2 मिनट पहले ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी दिखा चुका था, पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में था बैंक निफ्टी। उसके बाद वापस यहाँ पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा, तो थोड़ी चॉपी मूव बैंक निफ्टी में आपको बन रही है। अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर रिकवरी आ गई थी, ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, वहाँ से फिर आपको बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिखा है। बट एक स्टॉक जिस पर आज कोई भी प्रेशर नहीं आया है, थ्रू द डे अच्छी मूव है, सुबह अच्छा खुला, उसके बाद थ्रू द डे इसने गेन ही दिखाई है, डेज हाई पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। एबीबी इंडिया, अच्छी खासी मूव एबीबी इंडिया पर आती हुई दिख रही है। 4950 के लेवल को होल्ड कर रहा है इस समय। बाजार की चॉपीनेस में भी इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि एबीबी इंडिया की इतनी बड़ी मूव की वजह क्या है। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर मैं देख रहा था कि हाईएस्ट इंट्राडे परसेंटेज गेन्स एबीबी इंडिया में किस स्तर पे पहुँचते हुए दिखे हैं आज के दिन में, और 5 मई 2022 के बाद ये हाईएस्ट इंट्राडे परसेंटेज गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से 2 साल बाद के हाईएस्ट परसेंटेज इंट्राडे गेन्स यहाँ पर क्लॉक इन होते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन बीइंग, एक तो नंबर्स जो इनके आए थे वो स्ट्रीट को पसंद आए थे नतीजों के लिहाज से, खासकर मार्जिन पर। ऑपरेशनली कंपनी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, मुनाफे के परस्पेक्टिव से भी कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखिए तो यहाँ पर जिस तरह से 5 वर्षों में जो सभी चौथी तिमाहियों के इन्होंने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो 2023 का जो चौथी तिमाही का इन्होंने नतीजा अभी घोषित किया है वो Q4 पिछले 5 वर्षों में सबसे हाईएस्ट Q4 आय के लिहाज से होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट कैलेंडर ईयर 23 भी आप देखिए ईयरली बेसिस पर भी कंपनी ने बढ़िया 10,447 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय सालाना आधार पर घोषित की है, और साथ साथ कंपनी की जो ईयरली ऑर्डर बुक है वो भी 2023 में 12,319 करोड़ पर एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अगर आप सालाना बेसिस पर भी देखेंगे तो यहाँ पर हुआ है। और तिमाही आधार पर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आय के फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही बेस्ट एवर, इनफैक्ट पिछले 5 वर्षों की जो चौथी तिमाही है उसमें बेस्ट आय घोषित की है। इनफैक्ट 21% का रिकॉर्ड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर इन्होंने घोषित किया है। और अगर आप मार्जिन्स और स्ट्रेटेजिक मिक्स पर फोकस करें कंपनी का, उस पर कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए मार्जिन्स जो है 15% के इस बार ही क्लॉक इन किए हैं। यही नहीं, कैलेंडर ईयर 2022 की तुलना में जो कैश बैलेंस है उसमें भी 31% की बढ़त इस साल हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी का ये जो मजबूत कैश बैलेंस है इससे आगे चलकर फर्दर और कैपेक्स में और अन्य जो एक्विजिशंस है उसमें भी एबीबी इंडिया को बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। ऑर्डर बुक तो हम देख ही रहे हैं कि जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ पर किस तरह का ऑर्डर बुक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑर्डर इनफ्लो वाई बेसिस पर भी देखेंगे तो 35% की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है। तो नतीजे तो बढ़िया थे, ठीक ठाक थे क्या कहूँगा, बट ऑफ कोर्स जिस तरह से कंपनी की कमेंट्री आती हुई दिखी है, जो नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे हैं अलग अलग लेवल्स पे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को आज ये काउंटर पसंद आया है। ओके, तो एबीबी इंडिया, एक तो नतीजे पर एक रिएक्शन ज़रूर है, वाई नतीजों का, ऑर्डर बुक है और आगे की जो कमेंट्री है, तीनों फैक्टर्स इसकी वजह से आज ये स्टॉक ऊपर भी है। कॉल भी 11:30 बजे हुई थी, उसके बाद बाजार में थोड़ा और जोश भी आया इस काउंटर पर। सनी सर, एबीबी इंडिया व्यू रखते हैं इस पर? नतीजों के बाद एक बहुत बड़ी मूव आ रही है सर इसमें। या दीपांशु, डेफिनेटली बहुत शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। जिस तरह से अभी डिस्कस भी किया जा रहा था, रिकॉर्ड क्वार्टर रहा है, ऑर्डर बैकलॉग भी काफी अच्छा है। आई थिंक 8,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बैकलॉग है कंपनी में, तो एक रिकॉर्ड क्वार्टर रहा है। और एट द सेम टाइम एबीबी का जो प्ले है इनडायरेक्टली इससे इलेक्ट्रिफिकेशन स्टोरी का प्ले है इंडिया में। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 500 गीगावाट का, उसमें एक अहम भूमिका एबीबी की रहेगी। और उसी के चलते मुझे लगता है कि आज ये स्ट्रीट एक एक्साइटमेंट दिखा रहा है। बट थोड़ा सा मैं निराश करना चाहूंगा, ऑन वैल्यूएशन फ्रंट काफी महंगा चल रहा है, मतलब 70 to 80 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है। तो अगर कोई नया मनी किसी को फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना है तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा वेट कर लीजिए। आज रिजल्ट के चलते एक्साइटमेंट है, जब पुल ऑफ होगा उस वक्त में भी बाय ऑन डिप की रणनीति इसमें अपना सकते हैं। आज एक्साइट होकर स्टॉक ऊपर के भाव में लेकर के आई थिंक रिटर्न बनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लेट स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए, कूल ऑफ होने दीजिए। मैं भी अगले 4-5 दिनों बाद में भी बाय ऑन डिप की रणनीति इसमें अपना सकते हैं। इस समय तो खैर बहुत गर्म है स्टॉक, इस पर रखिएगा नजर। इंट्राडे में 22,000 के नीचे अभी निफ्टी आपको जाते हुए दिखा, होल्ड कर लिया, बट एक बार के लिए 22,000 के नीचे जरूर गया था। होल्ड कर रहा है उस लेवल को, बट टेस्ट भी कर रहा है 2-3 बार। अभी 22,000 को टेस्ट करा है निफ्टी ने।
इस पर रखनी है आपको नज़र। सुमित जी से एक बार अपडेट लेना है। सुमित जी, आरबीएल बैंक पर शॉर्ट कॉल दिया था बट स्टॉक बैन लिस्ट में है सर, जरा बता देंगे। बिल्कुल दीपांशु, मुझे भी ध्यान आया देने के बाद कि आरबीएल बैंक बैंक के अंदर है, तो इसके अंदर फ्रेश सेलिंग तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हाँ लेवल्स के अकॉर्डिंग ध्यान दिया जा सकता है। जो लेवल्स मैंने कहे वो लेवल्स को क्लोजली वॉच करें। कैश में अगर कोई चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से स्टॉक के अंदर कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ से एक छोटा मोटा फॉल देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स को ध्यान में रखें। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताया 262 का है और नीचे में 248 245 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स में ध्यान रखें। ट्रेड तो खैर आप इनिशिएट कर नहीं सकते इंट्राडे के लिए, क्योंकि स्टॉक बैन लिस्ट में है। आरबीएल बैंक इस पर आप रखिएगा नज़र। थोड़ी वीकनेस इस पर बन रही है, थोड़ी वीकनेस बाकी बैंक्स पे भी बनी है, बट बैंक निफ्टी का खैर उतनी बड़ी कट नहीं दिख रही जितनी बाकी बाजार की दिख रही है। स्पेशली जो निफ्टी नेम्स हैं वहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर और इस समय बनते हुए दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी अभी थोड़ा प्रेशर बना है। एचडीएफसी लाइफ ये भी आज थोड़ा वीक दिख रहा है, 2.25% का कट इस काउंटर में बना हुआ है। कोटक बैंक पर एक प्रेशर, एक बार कोटक बैंक के चार्ट पर राय लेते हैं। वागले साहब जरा देखें, कल लग रहा था कोटक बैंक थोड़ी अच्छी लीडरशिप दिखा सकता है। मैनेजमेंट चेंज जो रिटेन करा है उसके वजह से बाजार में कॉन्फिडेंस बना था, बट उसके बाद आज कोटक बैंक फिसलते हुए दिख रहा है। जरा एक बार चार्ट देखें सर कोटक बैंक की। दीपांशु, कोटक बैंक पिछले लगभग 10 दिनों से कंसोलिडेशन में है। एक ही चीज़ है, 1700 से जो बाउंस हुआ है वो लेकिन ऊपर में सस्टेन नहीं होगा। मेरा मानना है 1800 ये क्रॉस नहीं करेगा। बेसिक पैटर्न वीक है, तो अभी ये लेवल पे मुझे और थोड़ी डाउनसाइड दिखती है। वापस 1700 ये टेस्ट कर सकता है, और यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन आ गया तो फिर बड़ी फॉल आ सकती है। 1700 से 1800 तक का ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। 1800 की रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है कोटक बैंक, इस पर रखिएगा नज़र। बीपीसीएल में आपको एक कट अभी आते हुए दिखा है, फ्रेश गिरावट आती हुई दिख रही है, उस पर रखिएगा नज़र। बजाज ऑटो ऊपर से अभी फिसला है। एचडीएफसी बैंक पर प्रेशर तो बना ही हुआ है। टीसीएस भी आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में है। टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी आपको प्रेशर बन रहा है। तो कुछ दिग्गजों में अभी थोड़ी फ्रेश वीकनेस दिख रही है, जिसकी वजह से निफ्टी ने एक बार के लिए 22,000 का निचला स्तर भी टेस्ट किया था। रेंज में ही है, बट उस रेंज में निचले स्तरों को टेस्ट कर रहा है। बीएचईएल, इस पर भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है, इस पर भी रखिए नजर। एक बार बंसल जी से बीएचईएल के चार्ट पर राय लेते हैं। बंसल जी, 4% का कट आया बीएचईएल में भी आज शार्प मुनाफा वसूली वाली मूव आ रही है। ये कट और नीचे जा सकता है, स्टॉक में थोड़ी और वीकनेस देखते हैं, या फिर इन लेवल्स पर समझ जाएगा सर? नहीं दीपांशु, लगता है कि जो वीकनेस है वो फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए और स्टॉक में काफी समय बाद एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 224 का एक इंपॉर्टेंट पिवट इसने तोड़ा है, तो दीपांशु जिन्होंने भी ट्रेडिंग के नजरिए से लिया हुआ है उनको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। और ट्रेडिंग के नजरिए से अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, यहाँ से निकलने की राय होगी। ओके, चलिए, तो बीएचईएल फ्यूचर्स पर ध्यान दीजिए, वो राय बनती हुई। लेकिन डिफेंस स्पेस ये लगातार बजिंग रहा है, जिस तरह के बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिले हैं मेक इन इंडिया के तहत। हमने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी एक्शन रहा है। आज इनफैक्ट एचएएल से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे संवाददाता अनुवेश ने ही सामने रखी थी कि यहाँ पर जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसको सिविलियन मार्केट में लाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। एचएएल वैसे तो हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तर के करीब है, लेकिन सनी जी मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी। एक तो पूरा डिफेंस स्पेस एंड देन ऑफ कोर्स एचएएल पे क्या राय बन रही है? या डेफिनेटली डिफेंस एज अ सेक्टर मुझे लगता है कि अगेन ये एक सेक्टर जहाँ एक स्ट्रक्चरल रेटिंग हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और इसके पीछे एक मुख्य कारण यही है कि काफी एक रोबस्ट ऑर्डर बुक सभी बड़ी कंपनीज की देखी है, जिसका एग्जीक्यूशन हम अगले 3 से 5 साल में होते हुए देखेंगे। टू दैट एक्सटेंट एक फर्स्ट राउंड ऑफ जो बिग मूव था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी डिफेंस कंपनीज में कैप्चर हो चुका है। और यहाँ से जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी हमें टेम्पर डाउन करनी होगी। मे बी काइंड ऑफ 15% काइंड ऑफ रिटर्न मे बी अगले एक साल में कुछ जो बड़ी डिफेंस कंपनीज है जैसे एचएएल, फॉर दैट मैटर बीईएल, जहाँ अगेन काफी एक रोबस्ट ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं, या छोटी कंपनीज हैं फॉर दैट मैटर प्रीमियर एक्सप्लोजिव विच इज अगेन अ प्ले ऑन डिफेंस प्लस सैटेलाइट, तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स है फॉर दैट मैटर, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज हैं। तो मुझे लगता है कि जो बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं उसमें एक रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, बट जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं थोड़ी टेम्पर डाउन करनी होगी। मे बी 15 to 17-18% काइंड ऑफ रिटर्न अगले 12 से 18 महीने में हमें ये सब कंपनीज में देखने मिल सकते हैं। ये है आपके लिए एचएएल।
फिलहाल डेज लो पर इस पर भी कारोबार हो रहा है। बाजार में जब फॉल आती है तो फिर खबर हो या नहीं हो, स्टॉक्स पर आपको इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही दिखता है। बिगुल सच जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छे पुलबैक के बाद यूपीएल में वापस बिकवाली करने की सलाह होगी। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का एक पुलबैक इसने फिनिश किया है, बट 500 के आसपास जो हर्डल है मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्रॉस करने के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है 280 285 के लक्ष्य के लिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने हैं यूपीएल के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 498 पर। 498 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल में करें बिकवाली, ये आपके लिए राय आ रही है। और फ्रेश डेज लो पर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। 480 का टारगेट, राइट? जी दीपांशु, 480 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट्स बनाने। 480 का टारगेट लगाइए। ये है आपके लिए यूपीएल, जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख सकती है। तो कमजोरी है बाजार में और उसका पूरा आपको नजर है स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहा है। HDFC लाइफ ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको कमजोरी इस समय बनती हुई दिख रही है। एक बार कुणाल जी से HDFC लाइफ का चार्ट चेक कराते हैं। कुणाल जी जरा देखें सर, HDFC लाइफ प्रेशर में आ रहा है इस समय। देखिए प्रेशर में आ रहा है और काफी समय से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हमने जबरदस्त मूव आते हुए देखा, इस स्टॉक ने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया और हाल में हमने इसमें अच्छा करेक्शन आते हुए देखा। अब इसके लिए एक हर्डल है चार्ट पर जो कि लगभग 610 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है 610 का लेवल पार होगा तब इसमें वापस स्ट्रेंथ दिखेगी। फिलहाल मुझे लगता है कुछ समय और ये स्टॉक बाजार को अंडर परफॉर्म कर सकता है, तो मेरी फिलहाल दूर रहने की राय। ओके, तो थोड़ी देर दूर रहने की सलाह है इंश्योरेंस स्टॉक से। इनफैक्ट सनी अग्रवाल साहब से पूछते हैं अगर उनका कोई व्यू है सर, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स कोई व्यू इस समय। HDFC लाइफ तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी में ऐसी अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखी है, बट वहां पर भी आज तो खैर कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है सर? अगेन दीपांशु, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जी पेनिट्रेशन है। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। जिस तरह से बैंक में हमने देखा था कि जो मार्केट शेयर है PSU से प्राइवेट के और शिफ्ट हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स, सिमिलर ट्रेंड लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमें देखने मिलेगा। बट अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से अगर कोई स्टॉक यहाँ पिक करना चाहूंगा तो अगेन LIC होगा मेरे रडार पर, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि 1 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे LIC ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम जिस तरह से अभी टैक्स का रिफंड मिला है, एक बड़ा अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट मिला है, और जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ आउटलुक दिया, मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रिलेटिवली बेटर है LIC में कंपेयर टू अदर प्राइवेट प्लेयर्स। और अगर ये स्टोरी को थोड़ा एक्सटेंड करे, जनरल इंश्योरेंस के साइड जाए तो ICICI जनरल इंश्योरेंस जो ICICI लोम्बार्ड है वहाँ मुझे वो कंपनी अच्छी लगती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस पे से ये पसंद आ रहा है सनी जी को, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इस पर भी रखेंगे नजर। आइए, आज जो सुबह होटल स्टॉक्स में एक अच्छी मूव दिख रही थी, इस समय तो खैर बाजार के रोटेशन के साथ वहां पर भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। आने वाले वित्त वर्ष में होटल इंडस्ट्री में कैसी ग्रोथ रह सकती है, इकरा की एक रिपोर्ट आई है, आशीष से समझते हैं। आशीष, वैसे तो ट्रैवल टूरिज्म पोस्ट कोविड एक बड़े बूम में रहा है, इस साल भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा? बिल्कुल दीपांशु, इस साल भी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे कि आपने राइटली बताया कि कोविड के बाद से इस पूरे सेक्टर के फॉर्च्यून्स ही बदल गए और अब तो अगर आप देखें तो हर पैमाने पर इन्हें एक बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पहले कोविड के बाद लीजर ट्रैवल ऐसा था जो बूम कर रहा था। इसके बाद हमने देखा है कि साथ में अगर आप देखें तो जो रिलीजियस ट्रैवल है इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेट ट्रैवल यहाँ पर अगर थोड़ा सा लैग था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा, इकरा की जो रिपोर्ट आई है काफ़ी खास है, जो बता रही है कि FY24 ऑलरेडी हाई बेस है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो ऑक्यूपेंसी 70 से लेकर 72% की आपको FY25 के दौरान देखने को मिल सकती है। जो एवरेज रूम रेट है, ARR जिसे कहते हैं इस इंडस्ट्री में, इसमें 8% की बढ़त देखने को मिल सकती है और औसत जो कीमत है 7,800 से लेके 8,000 रुपये की रेंज में देखने को मिल सकता है। यानी हाई बेस के बाद भी लगातार ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ साल दर साल देखने को मिल सकती है विद गुड ऑक्यूपेंसी। जो ग्रोथ ओवरऑल सेक्टर में देखने को मिल रही है इसका फायदा सभी स्टॉक्स को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जिनकी डेट प्रोफाइल थोड़ी सी कमजोर है, इनके लिए भी एक बेहतरीन अवसर बनता जा रहा है। तो ये सेक्टर ऐसा है, स्पेस ऐसा है कि जिसमें पिछले 3 साल में बड़ी तेजी आई है, लेकिन जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स है वो बता रही कि FY25 अगला वित्त वर्ष भी इन कंपनीज के लिए अच्छा होगा। तो ये है आपके लिए होटल इंडस्ट्री पर राय।
अच्छा ही समय रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल। सनी जी, कोई होटल स्टॉक जो आपको पसंद हो सर? होटल इंडस्ट्री में अगेन मुझे लगता है कि अभी जो रिसेंटली एक नई कंपनी लिस्ट हुई थी एपीजे सुरिंदर पार्क होटल, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है। लिस्टिंग भी काफी अच्छी हुई थी और जिस तरह से कंपनी ने जो फंड मोबिलाइज किए है रिसेंटली आईपीओ के थ्रू, उसके चलते जो डेट है वो कम होगा कंपनी में। एट द सेम टाइम कंपनी 6 से 7 जो प्रॉपर्टीज है वो ओन भी करती है, जिसका आगे जाके कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन का भी स्कोप है, तो ये एक कंपनी अच्छी लगती है हमें। इसके अलावा अगर लार्ज कैप साइड में अगर देखें तो याएच होटल अगेन ओबेरॉय ग्रुप की होटल है, मुझे लगता है कि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा आने वाले साल में भी। और इंडियन होटल अगेन हम सभी का फेवरेट काउंटर है, अगेन बिलोंग टू द टाटा ग्रुप, ताज ग्रुप को बिलोंग करती है और इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है पिछले 2 सालों में और मुझे लगता है कि आगे जाके ऑन फाइनेंशियल फ्रंट कंपनी विल कंटिन्यू टू डू वेल। हालांकि एक लंबी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडियन होटल में, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन रहेगी इंडियन होटल्स पर बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन रहेगी और लग रहा है डिप पर खरीदारी भी आई है। पिछले 5 मिनट में थोड़ी मूव इंडियन होटल्स में बनी है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट पुल अप करिए। पिछले आधे घंटे में चौथी बार बैंक निफ्टी ने रिकवरी अटेम्प्ट करी है और अभी अभी माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में आया था। नीचे से सारी लॉसेज बैंक निफ्टी ने रिकवर कर रहे हैं। नीचे से करीब 90 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में भी आती हुई दिख रही है इस समय। हालांकि निफ्टी की वीकनेस ज़्यादा है, बट बैंक निफ्टी में आपको वापस रिकवरी आती हुई दिख रही है। अभी अभी पॉजिटिव टेरिटरी में भी आया था और निचले स्तरों से निफ्टी में भी रिकवरी है। 22,000 2 बार टेस्ट किया निफ्टी ने डाउन साइड, बट रिकवर कर लिया और 47,000 के ऊपर तो बैंक निफ्टी होल्ड भी कर रहा है। आशु सर, एक तो बाजार की इस चाल पर आपका व्यू लेना चाहूंगा। वीकनेस है बट नीचे के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी तो आसानी से होल्ड कर रहा है। निफ्टी भी 22,000 के नीचे जा नहीं रहा है सर। और उसके बाद एक बार एसबीआई पर राय दें, क्योंकि आज बाकी बैंक्स में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है एसबीआई पर कोई इंपैक्ट नहीं है। 770 के ऊपर एसबीआई भी होल्ड कर रहा है। दीपांशु, मार्केट में जो मैं बोलता हूं और अभी भी आप देखिए 22,000 आपने अभी 5-10 मिनट पहले बोला था ब्रीच कर गया। ये पैनिक में सेल कॉल्स मतलब शॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई बेचने का मतलब नहीं है। बेचना होता है जब सब कुछ ग्रीन होता है, जब चार्ट्स पॉजिटिव होते हैं, जब ब्रेकआउट होते हैं। इसमें नहीं है। आप देखिए कैसे नीचे से 70-80 पॉइंट अभी आपने हाईलाइट किया, 90 पॉइंट की रिकवरी आई और 90 पॉइंट का कल सुबह गैप अप खुल जाएगा, कट गया माल नीचे। तो मैं इस पैनिक में कभी भी मतलब ये शाम की जो पैनिक होते हैं ना अक्सर 3 से 3.5 या 2.5 से 3.5 वो इंट्राडे वाले कट रहे होते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज होती है, कुछ होता है, इसमें कभी मतलब मेरा एक डिसिप्लिन है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। बेचना होता है तो अपनी तसल्ली से बेचें, ऊपर में बेचें जब सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो मुझे मार्केट में मतलब खराब भी हो बेचना भी हो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हो, बट नॉट एट के जब इंट्राडे 200 पॉइंट का डिप आ चुका है हमारे पास, नॉट एट ऑल। मतलब आई वुड नॉट रेकमेंड दैट। एंड एसबीआई का दीपांशु बिल्कुल आउटस्टैंडिंग मूवमेंट है और मुझे लगता है कि अब ये 1,000 रुपए की तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने उस दिन भी बोला था अब ये ट्रेड, जैसे आपको ध्यान हो एक बार भारतीय का हो गया था या एक बार एक जो बाकी स्टॉक्स के ऐसे हो जाते हैं कि अब वो ऐसी ग्रिप में आ जाते हैं कि आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब स्टेट बैंक बिल्कुल शांति से आप मतलब एवरेज आउट भी कर सकते हैं और इसको लेके रख लीजिए। अब ये 1,000 रुपए की डिलीवरी वाला स्टॉक हो गया है और धीरे धीरे करके मतलब किसी दिन 25 बढ़ जाएगा, 10 घट जाएगा, किसी न्यूज पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट ग्रेजुअली मतलब 2 स्टेप्स बैक 4 स्टेप्स अहेड, इस तरह की मूवमेंट मुझे एसबीआई में लगती है। तो एसबीआई बिल्कुल डिलीवरी रखनी चाहिए और मैं अभी ऐसे पैनिक में शॉर्टिंग का कोई राय नहीं दूंगा दीपांशु। मुझे तो लगता है कि मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। हाँ 22,300-400 जाएगा तो अच्छा लगता है। आज सुबह था बेचने वाला भाव था, कल सुबह था बेचने वाला भाव था। भाव अपने भाव से बेचने चाहिए, नीचे में पैनिक में नहीं बेचना चाहिए। अब पैनिक में बेचने डिसिप्लिन है दीपांशु, मतलब इट्स नॉट ए कॉल, इट्स अ सिंपल डिसिप्लिन व्हिच आई फॉलो एंड आई एम शेयरिंग। बिल्कुल, तो आशु जी का व्यू ये है कि इस पैनिक में बेचने का कोई मतलब नहीं है, बट इनफैक्ट नीचे से हम देख रहे हैं एक रिकवरी के भी मूड आ रही है। बैंक्स ही दोनों तरफ का मूवमेंट इस समय लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी भी 22,100 के करीब आपको आने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट 22,100 पर निफ्टी भी आपके लिए इस समय आते हुए दिख रहा है। तो निचले स्तरों से 100-125 अंकों की रिकवरी आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही है। आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पीएफसी को बेचना है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था कुछ हफ्तों के पहले और पिछले 2 हफ्तों से इसमें एक मोमेंटम का लॉस हो गया है। 414, 414.5 का भाव है। 417 के 3 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचना है। 410 अगर टूट गया तो और एग्रेसिवली बेचना है। मेरा टारगेट है 405 का।
405 का पहला टारगेट, 400 का दूसरा टारगेट। मुझे लगता है कल या मे भी 1 से 2 दिन में ये आ सकता है। ओके चलिए, तो पीएफसी पर ये राय आती हुई बेच के चलने की सलाह है। 410, 405 और इवेंचुअली 400 तक का डाउन साइड में टारगेट बनता दिख रहा है। लेकिन आइए फोकस टेक्सटाइल स्पेस पर अब लेकर जाते हैं। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्यों एक्शन में है, फोकस में है ये स्पेस, जान लेते कुशल से। कुशल बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर टेक्सटाइल स्पेस को लेकर जो कल पोस्ट मार्केट खबर आती हुई दिखी, जिसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो ईएलएस कॉटन हम बोलते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हट चुकी है। तो पहले 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसको हटा दिया गया है सरकार की तरफ से और ये 20 तारीख से ही यानी कि कल से ही ये चीज़ लागू हो चुकी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप देखिए, भारत में जो ईएलएस कॉटन इम्पोर्ट किया जाता है, यानी कि अगर आप जो कुल कंजम्पशन की बात करें तो उसका 75% हिस्सा जो है इम्पोर्ट किया जाता है। हाई क्वालिटी गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स बनाने में इस कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्पेसिफिकली 2 स्टॉक्स मैं कहूँगा जहाँ पर डेटा जो है हमारे पास हैं, जिसमें अंबिका कॉटन मिल्स सबसे पहला यहाँ पर यार्न उत्पादन के लिए हाई क्वालिटी ईएलएस कॉटन इंपोर्ट कंपनी करती है इजिप्ट और यूएस से, जिसका नाम गीज़ा और पाइमा कॉटन है और प्रीमियम ब्रांडेड शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स दूसरी कंपनी है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी फोकस करिए क्योंकि अगर आप बेड लाइनन की दुनिया में देखेंगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है और बेड शीट में कंपनी का 20% का मार्केट शेयर भी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर होम टेक्सटाइल सेगमेंट की जो कंपनियाँ हैं उन पर बड़ा फोकस है और साथ ही अंबिका कॉटन भी आप देखिए आज दोनों ही जो स्टॉक्स है वो हरकत में आते हुए दिख रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स में आज आपको एक्शन भी दिख रहा है। चलिए, कुछ तो स्पेस है बाजार में जो एक्शन दिखा रही है, हालांकि इस समय निचले स्तरों से रिकवरी भी आपको दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखे। बट अंबिका कॉटन में एक ज़बरदस्त मूव है। सुमित जी एक बार देखें अंबिका कॉटन का चार्ट, अच्छी तेज़ी है, 100 रुपये ऊपर है, 6% ऊपर इस समय दिख रहा है सर। जो पोजीशन से एक बार होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, एक गिरावट के बाद जस्ट मूव का शुरुआत है और पिछले 5-7 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1710 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1760 रुपए से लेके 1800 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में अंबिका कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा 1675 1680 इन लेवल्स के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये है आपके लिए अंबिका कॉटन जहां पर आपको रखनी है नजर। बाय द वे एबीबी को देख लीजिए, फ्रेश डेज हाई पर है, 5000 का लेवल एबीबी आपको टच करते हुए दिख रहा है। 10.5% की मूव इस पर भी आपको होती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से निफ्टी में रिकवरी भी आई है, उसमें रिलायंस का भी थोड़ा बहुत योगदान है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा योगदान रिलायंस की तरफ से भी आते हुए दिखा है। वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आ गया है। तो थोड़ा एक्शन कुछ स्टॉक्स में बाजार के बन रहा है इस समय। बैंक्स के साथ साथ कुछ दिग्गजों में भी एक्शन अभी अभी आया है। आइए, बैन से बेनिफिट, रोज ही कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज क्या बदलाव है जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, 13 स्टॉक्स हैं बैन में। बिल्कुल दीपांशु, 13 स्टॉक है हमारे पास बैन में और बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है एक स्टॉक जिसमें पोजीशन अभी फिलहाल 80% से कम आई है। सेल अथॉरिटी या सेल इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा, 79% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन में और 80% से जब कम आती है पोजीशन तब स्टॉक बैन से बाहर आता है। दूसरे नंबर पर है लीस्ट पोजीशन में इंडिया सीमेंट, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। 81.34% है, अभी तक 80% से नीचे नहीं आई, लेकिन समय हमारे पास अच्छा खासा 12 मिनट का बचा हुआ है। लेकिन जैसे कि आप बता भी रहे थे कि लगातार रोज बदलाव हो रहे हैं, तो एंट्री के लिहाज से पिरामल एंटरप्राइजेस ये स्टॉक ऐसा है जो रडार पर रख सकते हैं। 108% है यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट और 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी भी पोजीशन 95% के ऊपर है, लेकिन इनकी एंट्री थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। नाम एक बार के लिए बता देता हूँ, पीवीआर ऑनक्स 99% है, मुश्किल लग रहा है क्योंकि कल पोजीशन 89% थी। और अशोक लेलैंड जहाँ पर अगर आप देखें तो 79% कल थी, आज फिलहाल अगर आप देखें तो 97% ही है। तो ये 2 स्टॉक ऐसे जिनका थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, हो सकता है कि अर्ली रोल ओवर्स के चलते भी यहाँ पर पोजीशंस बन रही हो, लेकिन पिरामल एंटरप्राइज ये कंफर्मेशन एंट्री के लिए और सेल करेगा एग्जिट। पिरामल वापस आ रहा है एंट्री के लिए और सेल एग्जिट कर सकता है, ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। पिरामल आज सुबह से ही अच्छे एक्शन में था, 2-3 बार हमने एक्सपर्ट से इस पर राय भी ली थी, स्टॉक पर एक्शन भी दिखा। इनफैक्ट चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी की भी राय आई थी। कुणाल जी, वापस बैन में आ सकता है पिरामल, अगर पोजीशन लिया तो फिर क्या करना है सर, बताइए।
देखिए बिल्कुल दीपांशु, अब ये बैन के कारण मुझे लगता है कि कुछ कूल ऑफ स्टॉक हो सकता है और यही वजह है कि आज काफ़ी बड़ी तेज़ी हमारी रिकमेंडेशन के बाद आई और उसके बाद स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होता दिख रहा है। तो यहाँ पर इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। दोबारा स्टॉक में ब्रेकआउट होगा तो फिर से इसकी चर्चा करेंगे और मुझे लगता है बैन के चलते एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने की राय रहेगी। चलिए, तो ये राय आती हुई पीरामल इंटरप्राइजेज में, लेकिन जय है हमारे साथ कैश का ऑप्शन बिल्कुल। गुड आफ्टरनून जय, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है मेरे ध्यान में, वो है 1140 का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भारतीय एयरटेल का, जो 15 रुपए 50 पैसे पर अभी ट्रेड कर रहा है, 15.50 पर ट्रेड कर रहा है। 1140 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भारतीय एयरटेल का, इसको खरीदे। 9 रुपए का लगाया स्टॉप लॉस। सो आपका लगभग यहाँ पे 5500 5750 के आसपास का आपका एक डाउनसाइड रिस्क हो जाएगा 9 रुपए के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो। टारगेट्स ऊपर में इसके निकल कर आ रहे हैं 22.5 22.5 रुपए पहला टारगेट रहेगा, 26 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा, 22.5 26 ये दो टारगेट्स के लिए आप भारतीय एयरटेल का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। इसमें आज जो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, आई थिंक शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। भारतीय एयरटेल मुझे ऐसा लग रहा है ये सीरीज में जब तक 1120-30 की रेंज के ऊपर टिका हुआ है क्लोजिंग बेसिस, पोटेंशियल है इसका ऊपर में लगभग 1170 1180 तक के लेवल्स दिखाने का। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 15 रुपए नीचे के आसपास एक सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 40 रुपए के आसपास के एक अपसाइड पोटेंशियल है। सो इट्स मोर देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इन स्पॉट। सो उसी हिसाब से आई थिंक दैट ऑप्शंस में एक अच्छी लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। कि भारतीय एयरटेल 1140 की कॉल 15.5 के पास लेनी है और 22.5 एंड इवेंचुअली 26 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के करना है कारोबार भारतीय एयरटेल पर, वो रिकमेंडेशन आती हुई। लेकिन आइए, फार्मा स्पेस की कुछ कंपनियां हैं जो इस मार्केट में भी अपने आप को टिकाए रखने में कामयाब दिख रही है। स्ट्राइड्स फार्मा उनमें से एक है। बंसल सर, चार्ट्स पे कोई व्यू बन रहा है इस समय? नया स्टॉक का नाम स्ट्राइड्स फार्मा, बंसल जी। नया बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इस पर मैंने और कुणाल जी ने निचले स्तरों पर 10 की कमाई पर खरीदारी की राय भी दी थी और स्टॉक कंटिन्यूसली चल रहा है। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट जिन्होंने भी लिया हुआ है, जिनके पास भी है, होल्ड करें फॉर अ टारगेट ऑफ 900। गिरावट पे खरीदारी की राय है। खरीदारी की राय स्ट्राइड्स फार्मा में निकल कर आ रही है इस समय। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताइए सुमित जी। एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 3655, 3660, 3655, 3660 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 दिनों से 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। स्टॉक अभी यहां से नीचे के लेवल दिखा सकता है, जिसमें इमीडिएट टारगेट बनेंगे 3600 के और नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं 3575 के। 3600, 3575 ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 3700 3710 के पास है। तो 3710 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 3575 रुपए तक के लेवल नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से डिवीज लैब में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो डिवीज लैब में दूसरी रिकमेंडेशन सेल साइड की आते हुए पहले वागले साहब ने दी थी 3520 के टारगेट के लिए, एंड ऑफ कोर्स सुमित जी की तरफ से ये दूसरी पिक आती हुई 3710 का स्टॉप लॉस लगा के करे सेल। 3600 एंड इवेंचुअली 3575 तक का भी डाउनसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक आध और स्टॉक्स है जिस पर हम फोकस कर लेते हैं, जहां पर कुछ एक्शन दिख रहा है। शिल्पा मेडिक्योर, इसमें हम देख रहे हैं प्रेशर तो है मार्केट में, लेकिन ये अपने आप को फिर भी होल्ड आउट करता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल सर, शिल्पा कोई राय? देखिए, एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में होता हुआ दिखाई पड़ा था नेहा। उसके बाद हमने इसमें एक बड़ा मूव आते हुए देखा। स्टॉक में अभी भी तेजी बनी हुई है और बहुत ही शानदार अपमूव देखने को मिला है। स्टॉक ने 390 के लेवल्स को पार किया और उसके बाद सीधा वन वे तेजी देखने को मिल रही है और आज के कमजोर बाजार में भी ये स्ट्रांग है।
तो जिनके पास पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है और नीचे के लेवल्स पर इसको अक्यूमुलेट करके चले। तो अगर स्टॉक वापस कूल ऑफ होता है तो नीचे के लेवल्स पर 410 415 के आसपास फिर से इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये है आपके लिए शिल्पा मेडिकेयर जहां पर रखनी है नजर। इस बीच फ्रेश डेज लो पर आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी भी 3-4 बार अटेम्प्ट हुआ, अब 47,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। अभी अभी आपको 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा है। तो 3-4 बार अटेम्प्ट हुआ था पर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था 47,000 का लेवल। निफ्टी के रिलेटिव बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको दिख रही थी, बट अब एक्सपायरी के लिए भी आखिरी 5 मिनट बाकी हैं और उससे पहले बैंक निफ्टी आपके लिए फिसलते हुए दिखा है 47,000 के नीचे। एक बार जय से जरा बैंक निफ्टी पर राय लें। जय, एक्सपायरी हो रही है वीकली, वैसे देखें तो कुछ बड़ा कट नहीं है, 6 दिन के बाद मामूली सी गिरावट है ओवरऑल, बट 47,000 के नीचे आया है। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर में 47,200 250 के ऊपर टिककर बंद होना जरूरी था। दी मैंने जैसे मॉर्निंग में भी कहा था कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर बंद होना बहुत ही जरूरी रहेगा, उसके ऊपर ही आपको फर्दर मोमेंटम भी देखने मिलेगा। अदरवाइज हाई लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की मैंने जो सलाह दी थी और हमने हीरो जीरो कॉल में एग्जिट की भी सलाह इसीलिए दी थी प्रॉफिट में, जितना भी BTST में मिला 20-25 रुपए, उसका रीजन यही था कि 47,200 250 का जो जोन है दी, ये आपका गैप डाउन हुआ था 17 जनवरी को, वो वाला जोन है, उसके ऊपर बंद होना रियली गिव्स यू फर्दर कंफर्ट कि यहाँ से और आपको शॉर्ट कवरिंग या तो बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। बट देन वो टिक नहीं पाया। दैट क्लियरली इंडिकेट्स के रेंज आपकी हायर साइड पर कैप्ड है 47,200 250 के आसपास। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। थोड़ी अपसाइड रेंज भी कैप्ड है, डाउन साइड सपोर्ट अभी अभी बैंक निफ्टी आपको तोड़ते हुए दिखा है एक्सपायरी से पहले। JP मॉर्गन ने हॉस्पिटल सेक्टर और स्टेपल्स पर एक रिपोर्ट निकाली है। आइए जरा जानते हैं कहां पर हुआ है अपग्रेड और कहां पर हुआ है डाउनग्रेड। नुपुर हैं डिटेल्स के साथ तैयार। नुपुर बताइए। बिल्कुल, हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है JP मॉर्गन में। उन्होंने कहा है कि Q3 के नतीजे काफ़ी अच्छे रहते हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जो अर्निंग्स विजिबिलिटी अब उन्हें नजर आ रही है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगातार हॉस्पिटल्स एक्सपेंशन के मोड में, जिसकी वजह से जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे और मार्जिन में भी एक्सपेक्टेड है कि सुधार की उम्मीद यहाँ से देखने को मिलेगी। प्रॉफिट्स में आगे सुधार की उम्मीद है और कैपेसिटी, जो मौजूदा कैपेसिटी है कंपनीज की, उससे भी मार्जिन आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटल सेक्टर में एक्सपेंशन से ग्रोथ मिलने वाली है, जिसकी वजह से JP मॉर्गन ने न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग पर अपग्रेड कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कमज़ोर नतीजे हमने देखा था कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज के आते हुए दिखे थे, जिस हिसाब से निफ्टी 50 में 60% कंपनियों ने कमज़ोर नतीजे पेश किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे आया है डाउनग्रेड। न्यूट्रल पे डाउनग्रेड किया है JP मॉर्गन ने कंज्यूमर स्टेपल्स को। इसके अलावा ओवरऑल बास्केट में देखें तो ओवरवेट वो फिलहाल फाइनेंशियल्स, ऑटो, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर पर नजर आएंगे और IT और मटेरियल जैसे काउंटर है जहाँ पे वो अंडरवेट है। ओके, ये है आपके लिए कंजम्पशन पर जो व्यू आया है JP मॉर्गन की तरफ से, इस पर भी रखेंगे नज़र। बाजार बंद होने के लिए तैयार है। जो 5 दिनों की एक तरफा तेजी थी वहां पर आज आपको ब्रेक लगने की तैयारी दिख रही है। इनफैक्ट 6 दिनों की एक तरफा तेजी पर आपको ब्रेक लग रहा है। 3 दिनों से नए रिकॉर्ड भी बन रहे थे, वहां पर भी आपको एक ब्रेक लगेगा। नया रिकॉर्ड निफ्टी पर जरूर बना, बट उसके बाद आपके लिए काफी शार्प फॉल आया है। बट अच्छी बात है, लग रहा है 22,000 के इर्द गिर्द ही या ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग होगी। 47,000 के थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी आया, बट आई थिंक एडजस्टेड क्लोजिंग 47,000 के आसपास ही आपको आती हुई दिखनी चाहिए। आज सुबह जब हमने ट्रेड शुरुआत करा था तो 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे, 40 पॉजिटिव थे। आज जब हम क्लोज कर रहे हैं तो 10 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 40 नेगेटिव हैं। अच्छी न्यूज से करते हैं शुरुआत। टाटा स्टील, SBI, इंडसइंड, यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा है। टाटा कंज्यूमर, JSW स्टील, सन फार्मा, M&M जिसने रिकॉर्ड है बना था, ग्रासिम, आइशर, मारुति, ये पॉजिटिव है। बाकी सारे स्टॉक्स फिसले हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कमजोरी थी, BPCL, HPCL, IOC तीनों फिसले हैं। कोल इंडिया लगातार तीसरे दिन इस पे गिरावट आई और सिग्निफिकेंट फॉल आई है, आज भी 3% नीचे फिसला है। हीरो मोटोकॉर्प पर 2 दिनों से वीकनेस चल रही है, आज करीब 3.25% नीचे है। पावर ग्रिड कल की तेजी के बाद यही फिसला है। NTPC और फिर IT में आज कमजोरी थी। विप्रो, इन्फीड, टेक महिंद्रा, HCL टेक, LTI, माइंट्री और TCS, सारे स्टॉक्स नेगेटिव रहे हैं। HDFC बैंक 3 दिन से बाजार को सहारा दे रहा था, इसमें आज प्रेशर आया है। कोटक बैंक में भी आपने कमजोरी आती हुई दिखी है। बजाज फाइनेंस, टाइटन, ये भी आपके लिए कमजोर होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए।
10% का उछाल आपने एबीबी में देखा था। पिरामल एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर था। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी यहां पर खरीदारी रही। इंडियन होटल्स, हैवेल्स, ग्लेनमार्क, जेके सीमेंट, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, डिक्सन टेक, बर्जर पेंट्स यहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी। बट वीकनेस थी जी में, जीएमआर एयरपोर्ट्स, वोडाफोन आइडिया, एम्फोसिस, एबी फैशन, बीएचईएल, एनएमडीसी, ट्रेंट ये सारे स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में पेटीएम यहां पर लगातार 3 दिन से अपर सर्किट है 5% का, ये आपने देखा है। स्टरलाइट टेक में मूव थी। शोभा, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज, कैम्प्स, शिल्पा मेडिकेयर, कल्याण ज्वेलर्स खरीदारी हुई है। सफायर फूड्स में आपने ब्लॉक डील देखी है। वीकनेस एमआरपीएल की थी। मोतीलाल ओसवाल, सोना, बीएलडब्ल्यू, स्टर्लिंग एंड विल्सन और इंडिया बुल्स हाउसिंग, साथ ही येस बैंक ये भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। फाइनल क्लोजिंग फिगर आएंगे, बट लग रहा है निफ्टी 22,000 का लेवल होल्ड कर लेगा। बैंक निफ्टी भी 47,000 के आसपास आपको क्लोजिंग दिखनी चाहिए, बट डीप कट है। मिड कैप आपका 1.25% गिरा है। 1% की कमजोरी आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आती हुई देखी है। फाइनल फिगर आए उससे पहले आइए आपको बता देते हैं आज शाम का आयोजन क्या किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यही आशंका रही है कि क्या लोगों की नौकरी ये खा जाएगा। सच्चाई है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नौकरी लेगा नहीं बल्कि नौकरी देगा। सरकार ने भी कहा है कि एआई को लेकर यूनिवर्सिटीज में मास्टर डिग्री और पीएचडी के कोर्स होने चाहिए। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा। एआई से जुड़े मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे पाठ्यक्रम पर बात करने वाले हैं। उन दूसरे कोर्स पर भी करेंगे बातचीत जो एआई के क्षेत्र में दक्षता प्रदान करता है। ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ होंगे गणेश नटराजन, चेयरमैन हनीवेल ऑटोमेशन के, अंकुश सबरवाल, फाउंडर एंड सीईओ CoreOver.ai और रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर। तो देखिए शाम 6 बजे एआई में कमाई कौन सी पढ़ाई। इसके अलावा भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए फोन पे आज इंडस ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है। इस पर भारतीय ऐप डेवलपर्स फ्री में ऐप रजिस्टर कर सकेंगे और इस्तेमाल के लिए कोई कमीशन नहीं है। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे चर्चा कि क्या भारत के अपने ऐप स्टोर के आने से गूगल और एप्पल की मनमानी बंद हो जाएगी। जरूर देखिए हमारी कवर स्टोरी इंडिया का अपना ऐप स्टोर शाम 8 बजे। फाइनल फिगर्स भी बस आने की तैयारी में है और लग रहा है कि जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी उसी के इर्द गिर्द आपके लिए फाइनल फिगर्स भी आज आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बाजार का सवाल है 22,030 के आसपास ही क्लोजिंग निफ्टी की एक्सपेक्टेड है। 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होनी है। एडजस्टेड बेसिस पर देखते हैं कहाँ ये फिगर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का शो में हमारा साथ देने के लिए। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, साथ ही सचिन जी, जय ठक्कर साहब, सनी अग्रवाल साहब एंड ऑफ कोर्स आशु सर आपका भी। कल सुबह निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से के लिए आप सबसे फिर करेंगे मुलाकात और एक्शन को बढ़ाएंगे आगे।